प्रदोषकोप निमित्ता विंशति प्रमेहा भवन्ति। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रमेय कितने प्रकार का होता है? तो प्रमेय 20 प्रकार के होते हैं। जितने भी प्रकार या भेद के क्वेश्चन आते हैं सभी का आंसर हम कहाँ से अटेम्प्ट करते हैं? चरक सूत्र स्थान का 19 नंबर का चैप्टर अष्टोदरी अध्याय, वहाँ पे सारे भेद बताए हैं। और कुछ भेद हम चरक सूत्र के 11 त्रिएशनी अध्याय से भी अटेम्प्ट करते हैं। त्रिएशनी अध्याय में जो भेद दिए हैं वो चरक सूत्र 19 में नहीं दिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि 19 वाला आंसर माने या 11 वाला, वो दोनों अलग है। यहाँ पे त्रिएशनी में अष्टत्रिक का वर्णन किया है, तीन भेद वाली 8 डिसीज बताई हुई है, तो वहां से और 19 से अटेम्प्ट होता है। तो वहां पर ही प्रमेय के 20 प्रकार, यहाँ पर भी 20 प्रकार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? प्रमेय में कितने दोष होते हैं? है ना, प्रमेय त्रिदोषज व्याधि होता है, तीनों दोषों का प्रकोप होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग। वात पित्त कफ, वातज प्रमेय जो है 4 प्रकार का, पित्त 6 और ये 10, तो 4 6 10, 4 में 2 जोड़ा 6 और 6 में 4 जोड़ा तो 10 करके आ जाएगा। ये वात पित्त कफ के प्रमेय के प्रकार, ठीक है। तो विकाराश्च परिसंख्या, विकार बहुत सारे भी होते हैं और भी अन्य रोग त्रिदोष के ही कारण असंख्य, जिस प्रकार त्रिदोष वात पित्त कफ का प्रकोप प्रमुख उत्पन्न करता है उस प्रकार से व्याख्या करेंगे। इस पैराग्राफ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है, एक तो प्रमेय के भेद, दूसरा तीनों दोषों के प्रकोप से होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जिसकी कोई क्वेरी है वो मुझे पर्सनली कॉल कर लेना, है ना। अभी क्लास में करूंगी तो हम क्लास का टॉपिक नहीं करना, ठीक है। तो निदान दोष दूष्य विशेषेभ्यो विकार विघात भाव भाव प्रति विशेषा पर क्वेश्चन आता है कि जो रोग होते हैं, स्पेशली यहाँ पर प्रमेय के बारे में बताया है, तो यहाँ पर रोगों के बारे में बताया है कि रोग भेद होते हैं, तरह तरह के रोगों के किस आधार पर होते हैं, तो निदोर करके कोड बनाएंगे। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा है। तो निदान दो से हो जाएगा, दोष रा से हो जाएगा, नहीं निदान दोष, ये निदोर कहीं और आएगा। तो यहाँ पर निदान दोष और दूषित की विशेषता से विकार विघात होने से कोई भी रोग तरह तरह का होता है या भिन्न भिन्न विशेषता होती है। तो 3 नाम याद रखेंगे, कौन कौन सा? निदान, दोष और दूषित के आधार पर रोगों के तरह तरह के भेद हो जाते हैं। कारण सभी का अलग अलग होगा, ठीक है। दोष अलग अलग इन्वॉल्वमेंट होगा, सभी का लक्षण अलग अलग होगा। दूषित इन्वॉल्वमेंट अलग अलग होगा, उसका लक्षण भी अलग होगा। निदान, दोष और दूषित विशेष रूप से आपको याद रखें। रोगोत्पत्ति का क्रम, सर्व विकारण विघात भाव अभाव प्रति विशेषा विशेषाभिनिवृत्ति हेतु उभयस्त्युक्तः, ये वाला कोटेशन कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये किसके संदर्भ में कहा है? ये कहा है किस प्रकार ये सभी विकारों की अनुत्पत्ति मतलब होता है उत्पत्ति। वीडियो ब्लर दिख रहा है, 1 मिनट ना, कैमरे में कोई घात भाव अभाव प्रति विशेषा अभिनिवृत्ति हेतु उभययुक्तम, यहाँ पे बोला है कि सभी विकार ना, विघात भाव अभाव प्रति विशेषा मतलब जो भी विकार होते हैं, जो भी रोग होते हैं उनकी या फिर उत्पत्ति होना, है ना, वो भिन्न भिन्न विशेषताओं उत्पत्ति स्वरूप कारण यहाँ पर आगे जाके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमेय प्रकरण, तो प्रमेय के निदान यहाँ पे कौन कौन से निदान होते हैं? तो आपको सभी को ये श्लोक बहुत अच्छे से याद रहता है। कौन सा चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे? कौन सा श्लोक है वो? आशा सुखम स्वप्न सुखम ग्राम औदक आनु प्रसा बयान नवन्न पानम गुरुदत्तम प्रमेय हेतु कफ्यच सर्वम, ये चरक चिकित्सा स्थान में आप पढ़ेंगे। निदान का बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक एग्जाम में पूछा जाता है, किस व्याधि के लिए आया हुआ है। उसके अलावा और सारे निदान भी हैं, खयनक यवक चीन कोद्यालक, कुल मिला के यहाँ पे ग्राम औदक मांस जो है, और आपको ये पूरा याद करना ही नहीं है, इतना याद करना है, नजा व्यायाम वर्जन, जो व्यक्ति अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता, दूसरा जो व्यायाम नहीं करता, फिर स्वप्न जो बहुत ज्यादा नींद लेता है, और प्रसंग श्लेष मेदो मूत्र संजनन आहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा व्यक्ति जो श्लेष्मवर्धक मेदवर्धक या मूत्रवर्धक आहार लेता है उसको प्रमेय होता है। ये 3-4 कारण प्रमेय के बहुत इंपॉर्टेंट है। नजा व्यायाम वर्जन, जो अपने आप को शुद्ध नहीं रखता, एक्सरसाइज नहीं करता है, स्वप्न करता मतलब निद्रा लेता है ज्यादा, श्लेष मेदो मूत्र संजनन आहार, ये मैंने आपको कई बार और बता दिया है कि ज्यादा पानी पीने से मतलब क्या हो रहा है? पॉलीडिप्सिया, है ना, और इसमें क्या होता है? पॉलीयूरिया, और क्या होता है? पॉलीफेजिया, 3 साइन होता है ना, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। तो अगर जो चीज हम ग्रहण करेंगे वही तो निकलेगा ना। अगर हमने जल का ज्यादा पान किया तो मूत्र ज्यादा निकलेगा, तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, क्योंकि ज्यादा यूरिन होगा तो प्यास भी बार-बार लगेगी। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादा पानी पीने से प्रमेय होता है। ये रिसर्च है, बहुत सारे पेशेंट पर रिसर्च की गई थी, तो वहां पे उन्होंने पाया कि जो लोग ज्यादा पानी पीते थे उनमें प्रमेय होने की फ्रीक्वेंसी अपेक्षाकृत उन लोगों से ज्यादा है जो कम पानी पीते थे। एक छोटा सा कारण हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि पानी पीने लग जाओगे तो प्रमेय होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, ठीक है। ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुद्रवा श्लेष्मा, ये वाला श्लोक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक बोल दो, बहुद्रवा श्लेष्मा दोष विशेषा। प्रमेय में वैसे तो तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर अत्यंत द्रव कफ दोष विशेष है। प्रमेय में अत्यंत द्रव कफ रहता है, ठीक है। इसमें प्रमेय में जो कफ रहता है वो द्रवित वाला रहता है। प्रमेय में दूषियों का वर्गीकरण देखते हैं, तो सप्त धातु याद कर लो, सप्त धातु में से अस्थि को माइनस कर दो तो कितनी हो जाएंगी? 6 धातु, उसमें अस्थि नहीं होती है। और एक कोड याद कर लो, क्या कोड याद कर लो? ओज बल याद करेंगे, ओज बल, ओ से हो जाएगा ओज, जा से हो जाएगा जल, वा से होगा वसा, ला से हो जाएगा लसिका। सप्त धातु में से अस्थि को निकाल दिया, ओ फॉर ओज, ठीक है। ओज हो गया प्रतश्च ऊर्जा, ओज जल मतलब होता है अम्बु, है ना, यहाँ पे जल ही दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी क्लेर दिया हुआ है। हमने जल और क्लेर को कोरिलेट कर सकते हैं आपस में ना, कोरिलेट कर सकते हैं ना जल को क्लेर से, क्योंकि जहाँ पर पानी गिरता है वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, तो जल को हमने क्लेर से कोरिलेट कर लिया, बाकी बसा है और लसिका भी है। ओज बल से आपको याद हो जाएगा, सप्त धातु में से अस्थि को हटा के 6 धातु वहाँ पर हो जाएगी। दूसरा में कफ की प्रधानता क्यों होती है? तो यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, केवल अंडरलाइन कर लो, क्लेद मानस्यो अति प्रमाणम अभिव्रतत्वाद शराविका कच्छपिका आदि प्रमेय पीढ़ी का उत्पन्न होती है। वेदम पुनः दूषण मूत्र परिणाम यदि मूत्र वहानाम तसुत्तम वंशमस्ति प्रभावम, इतना अंडरलाइन कर लो, बाकी मैं इसका रीजनिंग आपको पढ़ा दूं। तो तीनों निदान दोष दूषित के भेदों का एकत्र सम्मिलन होने पर पहले बहुत अधिक होने से कफ शीघ्र ही कुपित हो जाता है। आपको पता है कि यहाँ पर तीनों दोषों का प्रकोप होता है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा प्रकोप किसका होता है? कफ का, क्योंकि जो प्रमेय ही होता है, इसको प्रमेय होने वाला रहता है, अधिकतर वो कफ वर्धक आहार विहार खा रहा है, तब उसको प्रमेय होने की संभावना ज्यादा रहती है।
तो यहाँ पर ऑलरेडी उसकी बॉडी में कफ ज्यादा रहता है। कफ ज्यादा होने के कारण, बहुत अधिक पहले से ही होने के कारण कफ शीघ्र ही कुपित हो जाता है। कुपित हुआ वह कफ शरीर की शिथिलता के कारण शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है और मेद के बहुत और शिथिल होने से और मेद के अधिक समान गुण होने के कारण शरीर में फैल कर मेदा के साथ ही पहले मिलकर विकृत होने के कारण उस मेद को दूषित करता है। इतना सब कुछ ना याद करो, आपको ये याद करो कि प्रमेय वाले व्यक्ति में तीनों दोषों में मुख्य रूप से कफ की प्रधानता रहती है। इस कारण से प्रमेय में सबसे पहले कफ ज्यादा दूषित हो जाता है और कफ के ही समान गुणधर्मी हमारी मेद धातु है। समान गुणधर्मी होने के कारण कफ मेद को दूषित कर देता है, उसके साथ में मिल जाता है। शरीर क्लेद और मांस के साथ संबंध होता है। फिर क्या करता है, विकृत हुआ कफ मेद मांस के अधिक बढ़ जाने से दूषित मेद के साथ मिलकर शरीर क्लेद और मांस के साथ संबंध हो जाता है। विकृत होने से कफ मांस के दूषित होने से मांस में शराबिका, कच्छपिका आदि शरीर मांस वाली पीढ़ी का उत्पन्न करता है। फिर शरीर के क्लेद को दूषित कर मूत्र रूप में बदल देता है। वंशज प्रदेश और वस्ती प्रदेश में उत्पन्न होने वाले मूत्र में शोथम मेद और क्लेद से भरी भारी को प्राप्त कर वर्ग जाता है। इसके बाद प्रकृति स्वरूप होने से प्रमेय गुण की स्थिरता या साध्यता को उत्पन्न करता है। प्रमेय बहुद्रव कैसे आ जाता है मैम, जबकि कफ के गुणों में द्रव गुण है ही नहीं। प्रमेय में क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा, मेदो मूत्र संजनन आहार का सेवन, है ना। तो यहाँ पर मेदो तो ठीक है, मूत्र संजनन ये भी कैसा है, लिक्विड है, और मेद का अमल क्या होता है, स्वेद होता है। तो यहाँ पर क्लेदता बढ़ जाती है ना, क्लेदता यहाँ पे बढ़ जाती है। भले ही कफ में द्रव गुण नहीं रहता, लेकिन वो क्लेद तो रहता है, उस क्लेदता को यहाँ पर द्रव बोला है, ना कि लिक्विड को बोला है, क्योंकि मेद का अमल स्वेद है, मूत्र भी कैसा है, लिक्विड है, और यहाँ पे कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो क्लेदता बढ़ती है, ना कि उसको हम स्पेशल द्रव बोले ना, क्लेद रूपी द्रव यहाँ पे रहता है। जबकि द्रव तो पित्त का गुण होता है, इसका नहीं होता है। अगर मोबाइल फोन से, अरे यार ये फोन लोगे फला, आप वहीं पर बात करना है, अपन क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करें, ठीक है। तो ये हो गया, क्या क्या हमने पढ़ा, कफ समान गुणधर्मी मेद से मिलता है, फिर वो मांस से मिलते हैं, तो यहाँ पर क्लेद बढ़ जाता है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के गुणधर्मी होते हैं। मांस का इन्वॉल्वमेंट जब होता है तो वो प्रमेय पीड़िका को उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ से एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कफ के 10 प्रमेय देखते हैं, कफ के 10 प्रमेय कौन कौन से होते हैं, आगे जाके जब आएगा तो हम पढ़ेंगे, और कौन कौन से गुण दूषित होते हैं ये कभी याद रहता है, आपको करना भी नहीं, ठीक है। तो नाम देखते हैं कफश प्रमेय के 10 कौन कौन से हैं, उदक, इक्षुबालिका, सांद, सांद प्रसाद, शुक्ल, शुक्र, शीत, सिक्ता, सनय और अलाल में। कफश प्रमेय की साध्य साधता क्या होती है, कफश प्रमेय जो होता है साध्य होता है, किन कारण से साध्य होता है, रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। पित्तज प्रमेय व्यापक होता है, किस कारण से होता है, और वातज प्रमेय जो है असाध्य होता है, किन कारणों से होता है, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कफश प्रमेय की साध्यता देखते हैं, ये साध्य होता है। जैसे कफ जो है मुख्य दूष्य क्या है इसका, मेद, है ना। कफश प्रमेय मुख्य दूष्य मेद ही रहता है, बाकी सब 10 दूष्य हमने पढ़े हैं। तो कफश प्रमेय में जो दूष्य है मुख्यतः मेद है, तो ये समान गुणधर्मी होता है। कफश प्रमेय साध्य होने का कारण देखते हैं, ये समान गुणधर्मी होता है, ठीक है। अगर हम कफ की चिकित्सा करेंगे तो मेद की भी चिकित्सा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कषाय कटु तिक्त कषाय रस का प्रयोग करेंगे कफ को शमन करने के लिए, उससे दूषित मेद की भी चिकित्सा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समान चिकित्सा होने के कारण, समान गुणधर्मी होने के कारण ये साध्य होता है। फिर पित्तज प्रमेय व्यापक क्यों होता है, क्योंकि पित्त को मेद मुख्य दूषित को हम कंपेयर करें, तो अगर इसमें हम जो चीजें चिकित्सा में यूज करेंगे वो मेदा को बढ़ा देंगी, और मेदा की चिकित्सा करेंगे तो वो कफ को बढ़ा देंगी। मतलब एक आध चीज ऐसी होती है जो दोनों की चिकित्सा कर सकता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसकी चिकित्सा वाली इसमें हम फॉलो नहीं कर सकते। तो दोष और दूष्य की चिकित्सा विषम क्रिय, है ना, कैसे होने के कारण, विषम क्रियत्वात होने के कारण कैसा होता है, व्यापक होता है। और पित्तज वातज प्रमेय जो है महात्तिक्त्वात होने के कारण असाध्य होता है। महात्तिक्त्वात क्या होता है, चक्रपाणी ने इसका रीजनिंग दिया है। महात्तिक्त्वात का मीनिंग होता है कि वातज प्रमेय में धातुओं का क्षय इतनी तेजी से होता है क्योंकि क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं हो पाता, इस कारण से ये असाध्य होता है, ठीक है। अब मैं आपको हिंदी से पढ़ा देती हूँ ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। तो कफ दोष और दूष्य मेद है, जो गुण कफ में होते हैं वे सभी गुण मेद में भी पाए जाते हैं। दूषित मेद ही प्रमेय का आश्रय है। समान गुण होने से कफ दोष की जो चिकित्सा की जाएगी वही चिकित्सा दूष्य मेद की भी हो जाएगी, और दूषित मेद की चिकित्सा होगी तो कफ की भी स्वतः चिकित्सा हो जाएगी। अतः दोष दूष्य एक ही चिकित्सा होने से, तो यहाँ पर लिखा है समान गुण मेदा स्थानकत्वात् पहला रीजन, दूसरा कफ प्रधानत्वात् दूसरा रीजन, तीसरा समक्रियत्वात्। इन तीन कारणों से कफश प्रमेय साध्य होता है, ठीक है। यद्यपि इस प्रकार की व्यवस्था से ना तुल्य दूष्यो गुणो ना दोषा प्रकृति का हमको अपवाद में मिलता है। जैसे हमने पढ़ा था चरक सूत्र स्थान का 10वां चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था अगर दोष और दूष्य समान होंगे तो सुख साध्य नहीं होते, वो दुष्ट चिकित्सा असाध्य हो जाते हैं, लेकिन अपवाद में है। यहाँ पर दोष कफ होगा, दूष्य मेद है, समान गुण होने के बाद भी साध्य है, तो ये क्या है, अपवाद में आता है। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। इस साध्य सिद्धांत का विरोध यहाँ पर होता है। ऐसे एक श्लोक आएगा, ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्वम प्रमेय तुल्य दूषिता रक्त बुल में पुराणत्वम सुख साध्य से लक्षण। एक श्लोक आएगा कि ज्वर तुल्य ऋतु और दोष होने के कारण, ज्वर जो है तुल्य ऋतु और दोष होने के कारण सुख साध्य है, प्रमेह जो है तुल्य दूष्य होने के कारण साध्य है, और रक्त गुल्म जितना पुराण है उसके होने के कारण साध्य है। तो ये तीन चीजें आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ कफश समूह का भी जानने के श्लोक आते हैं, बाकी पित्तज वाला और वातज वाला आगे जब आएगा डिस्क्रिप्शन उसका पढ़ेंगे। अब आता है उदक, इसको डायबिटीज इंसिपिडस भी बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस किसी कमी से होता है, डायबिटीज इंसिपिडस किसी कमी से होता है, आपको पता होगा। मॉडर्न में मेलाइटिस जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, और ये एडीएच जो पोस्टे पिट्यूटरी से निकलता है ना, वो हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। उदक में अच्छम बहु शीतम शीतम निर्गंधम उद्पोकम, फर्स्ट हाफ को अकेला अंडरलाइन करना है, सेकंड हाफ में कुछ ऐसा लिखा वो आपको हो जाएगा, इतना ही तुल्य वाला रिपीट कर दीजिए, बहुत इजी है। कफ और मेद, कफ दोष है, मेद दूष्य है, कफ की जो चिकित्सा करेंगे वही चिकित्सा मेद में भी लागू हो जाएगी, मेद की चिकित्सा जो करेंगे वही चिकित्सा कफ में भी हो जाएगी, इसलिए तुल्य दोष और दूष्य होने के कारण ये सुख साध्य होता है, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अत्यर्थ
अत्यर्थ मधुरम, हाँ, उदक में, उदक मतलब क्या होता है, पानी होता है ना, पानी कैसा रहता है, बहुत साफ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है ना, पानी बहुत साफ सुथरा अच्छा रहता है। बहु शीतम शीतम, और कैसा रहता है, सित मतलब होता है श्वेत कलर का, है ना, असित मतलब होता है कृष्ण कलर का, और पानी कैसा रहता है, ठंडा रहता है, पानी में कोई भी गंध नहीं आती है, तो पूरा पढ़ के समझ में आ रहा है, पानी साफ स्वच्छ रहता है उदक में, श्वेत कलर का है, ठंडा है, उसमें गंध नहीं आती, तो ये लक्षण किसमें मिलेगा, उदक में मिलेगा। इक्षु बालिका, इक्षु बालिका को हम इक्षु से कोरिलेट करके याद करें, इक्षु मतलब क्या होता है, गन्ना होता है, गन्ना कैसा होता है, बहुत मीठा होता है, ठीक है, गन्ना कैसा होता है, बहुत मीठा होता है। अत्यर्थ मधुरम शीतम, ईशत पिच्छलम कैसा होता है, थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, तो ईशत पिच्छल भी होता है, अत्यर्थ मधुरम शीतम, ईशत पिच्छलम अविलम, अविलम का मतलब होता है थोड़ा सा गंदा भी होता है। आपने गन्ने का जूस देखा होगा, कैसा रहता है, एकदम प्योर पानी के जैसा नहीं रहता, थोड़ा सा गंदा दिखाई देता है, तो बहुत मीठा है, ठंडा है, थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है गन्ना, और कैसा होता है, गंदा भी होता है। तो कांडेक्षु रस संकाशम श्लेष्म कोपात कमी, कांडेक्षु यहाँ से कुछ नहीं याद करना, ओनली फर्स्ट हाफ से याद करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा 20 प्रकार के कमे, 6 प्रकार के पित्तज वाले, है ना, बाकी कमे 7 चीजें आपसे पूछूंगी तो बन जाएगा। अगला है सांद्र में, फिर आएगा सांद्र प्रसाद। सांद्र मतलब होता है कंसंट्रेट, कोई भी चीज को अगर हमको कंसंट्रेट बनानी, जैसे एक बर्तन में पानी भरा है, इस पानी को मुझे गाढ़ा बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें कुछ पर्यूषित सा सामान डाल दूंगी। पर्यूषित का मतलब होता है बासा, बासा भोजन, समझ लो बासी रोटी हमने इसमें क्या कर दी, पीस कर डाल दी, तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा ना। तो यस्य पर्यूषितम मूत्रम सांद्री भवती भाजने, क्या होता है, पर्यूषित चीज अगर हम किसी बर्तन में डाल देंगे, भाजन मतलब होता है बर्तन, अगर बर्तन में डाल देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ये हमने डायरेक्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ा, इसका मीनिंग अलग है। क्या मीनिंग है, ये पर्यूषित होता है, मतलब कफ के कोट के कारण पात्र में रखा हुआ जिसका बासी मूत्र गाढ़ा हो जाए, उस पुरुष को सांद्र भी कहा जाता है। तो याद रहेगा, क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सांद्र में। अब आता है सांद्र प्रसाद। प्रसाद याद कर लेते हैं, प्रसाद मतलब क्या होता है, किंचित किंचित, है ना, पर्यूषित मतलब होता है बासा, है ना, बासा भोजन जो होता है वो पर्यूषित कहलाता है, ठीक है। तो सांद्र प्रसाद, प्रसाद थोड़ा सा ही रहता है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, तो किंचित किंचित प्रसाद को बांटा जाता है। तो किंचित किंचित वाला श्लोक रहेगा वो सांद्र प्रसाद का रहेगा, पर्यूषित रहेगा वो सांद्र का रहेगा। कैसे याद करें, जो बासा भोजन है हम उसमें डाल देंगे तो सांद्र हो जाएगा। तो यस्य सकनते मूत्रम किंचित किंचित प्रसादति रसी गति, जिसका मूत्र कफ के कोट के कारण पात्र में रखने के बाद कुछ कुछ गाढ़ा और कुछ स्वच्छ निर्मल हो जाता है, कुछ गाढ़ा है और कुछ स्वच्छ हो जाता है, दोनों चीजें मिलेगी वो सांद्र प्रसाद में मिलती है। शुक्ल में है, शुक्ल मतलब क्या होता है, सफेद कलर का, तो कोड बना लो शुक्ल पिष्टी। आपने कोई पिष्टी बनाई है वो सफेद कलर की है, तो शुक्ल पिष्टी से याद होगा, शुक्ल पिष्टी, है ना, कफ के कोट के कारण जो सदा चावल के आता, शुक्ल पिष्टी का मतलब होता है, पिष्ट मतलब होता है चावल का आटा, सफेद कलर, है ना। तो श्वेत वर्ण का बार बार मूत्र त्याग करता है, मूत्रम अभीक्षणम या प्रमेय, बहुत ज्यादा मात्रा में मूत्र त्याग करता है वो शुक्ल में, शुक्र में आता है। तो शुक्र में क्या होगा, शुक्र से मिला हुआ निकलेगा, तो शुक्राभम शुक्र मिश्रम वा मुहुर मुह्यति यूनरा, बार बार मूत्र का त्याग करता है। ये 2-3 जगह हम पढ़ेंगे, पर्यूषित का और संहति का, तभी अभी तो बताया, पर्यूषित 4 बार बता चुकी हूँ। पर्यूषित मतलब होता है बासा, संहति मतलब होता है गाढ़ा, संहनन गाढ़ा, ठीक है। तो मुहुर में हति यू नरा, बार बार मूत्र का त्याग करता है, शुक्र से मिला हुआ, ठीक। शीत में क्या होता है, अत्यर्थ मधुरम शीतम मूत्रम मेहति यो भ्रशम, बहुत ज्यादा मात्रा में मूत्र त्याग तो करता है लेकिन बहुत ज्यादा मीठा और शीत। तो अत्यर्थ मधुरम शीतम 2 जगह आ गया, एक इक्षु बालिका में और कहाँ आ गया, एक शीत में। इक्षु बालिका में क्या था, अत्यर्थ मधुरम शीतम, उसमें ईशत पिच्छिल भी था, यहाँ पर ईशत पिच्छिल नहीं है शीत में, तो याद कैसे करोगे, गन्ना थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ईशत पिच्छिल होता है, जबकि शीत में नहीं है। एक कोड बना सकते हैं आप कि गन्ना कैसा होता है, शीतल होता है, इक्षु कैसा होता है, शीतल होता है ना। तो दोनों का याद रहेगा, इक्षु बालिका और शीत में एक जैसा कोड आया है, अत्यंत मध्यम शीतल, बस पिच्छिल वाला जो है कहाँ पहुंच जाएगा, गन्ने में, इक्षु बालिका में पहुंच जाएगा, ठीक है। सिक्का, सिक्का में सिक्का मतलब क्या होता है, रेत होता है, रेत की क्या बनाते हैं हम, मूर्ति बनाते हैं ना। तो मूर्तान मूत्र गतान, याद हो गया, सिक्का की हमने क्या बनाई, मूर्ति बनाई, ये तो कोड था। इसका मतलब ये होता है जब व्यक्ति मूत्र का त्याग करता है तो वो शान में अति यो नरा, जब मूत्र का त्याग करता है तो मूत्र के साथ साथ कुछ मूर्त पार्टिकल्स भी आते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल, मूत्र को हम बोलते हैं दिखने वाले पार्टिकल्स की मूत्र के साथ आते हैं, वो होता है सिक्का में। सिक्का मतलब वही रेत, थोड़े थोड़े से बनाएंगे, तो हमने कोड बना दिया था कि रेत की सिक्का की हम क्या बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। तो मनुष्य कफ के कोट के कारण मूत्रगत दोषों को छोटे छोटे मूर्त टुकड़े के रूप में मूत्र से निकालता है, सिक्का में। शनह में, शनह में मतलब क्या है, शनह मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है धीरे धीरे, धीरे को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, मंद बोलते हैं, मंद मंद बोलते हैं। तो देखिए, अगर आप माइंड को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप अच्छे से क्लास में लगा रहे हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज समझ में ना आए। आप अगर उसको पढ़ोगे, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ होता है ना। शनह में, शनह मतलब होता है मंद, उसमें छुपा हुआ आंसर कुछ अलग से हमको याद करना ही नहीं है। तो मंदम मंदम अवेगम तू कक्षम यो मूत्रचना शनह नेहा, इतना याद करना है। व्यक्ति मूत्र त्याग धीरे धीरे क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है, कठिनाई हो रहा है ना, कक्षता हो रही है, इस कारण से वो मंद मंद वेग के साथ मूत्र त्याग कर रहा है, शनह में हो जाए। तो जो मनुष्य कफ के कोट से मंद मंद वेग रहित कठिनता से धीरे धीरे मूत्र का त्याग करता है उसे शनह में कहते हैं। फिर अगला है अलाल में। अलाल में क्या आता है, तंतुबद्धम विलालम पिच्छलम या प्रमेहति। अलाल में को लाला में समझ लो, लाला मतलब क्या होता है, सलाइवा, है ना। सलाइवा क्या होती है, सलाइवा में तंतु रहते हैं ना, सलाइवा कभी एकदम से नहीं गिरती, वो उसमें कुछ धागे जैसे बंधे रहते हैं ना, तो तंतु जैसा रहता है ना। अलाल मतलब लाला जो है कैसा रहता है, सलाइवा, उसमें तंतु है, तंतु बद्धिवालम पिच्छलम या मेघ, कफ के प्रकोप के कारण तंतु की तरह बने हुए तार से चिपचिपा मूत्र त्याग करता है, उसको हम अलाल में ही कहते हैं। अब पित्तज प्रमेय के निदान देखते हैं, निदान तो नहीं देखना, संप्राप्ति वही सबकी एक जैसी है। अब पित्तज प्रमेय के 6 नाम कौन कौन से हैं, फिर मैं आपको रिप्लेसमेंट बताऊंगी, चरक, सुश्रुत और बागभट का, है ना। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आज 27 पढ़ाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है ना, तो मैं यही चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगी। 27 एक दिन कल थोड़ा सा 5th नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, 27 ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा कवर करेंगे। वो क्या बीच में थोड़ा सा फ्लुएंसी छूट जाती है ना,
अभी हम पढ़ेंगे मधुर मूत्र जो होता है कषाय मधुरम मधुमेह में होता है ना, वही याद है। बीच में क्लास कट हो गई, थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है ना, इसलिए वैसे ऑलरेडी शुरू करने में लेट हो गया था क्योंकि वो क्लास में कुछ कंडक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, पित्तज प्रमेय 6 प्रकार का होते हैं, क्षार, काल, नील, लोहित, मंजिष्ठा और हरिद्रा। सभी पित्तज प्रमेय याप होते हैं। क्यों होते हैं? विषम प्रियत्वाद नहीं था, विरुद्ध उपक्रमत्वाद था, है ना। मैंने वहां पे शायद आपको विषम प्रियत्वाद बता दिया, है ना। वहां पे विषम प्रिय नहीं था, वो कहां पर आएगा? वो आएगा शायद बाद में, एक बार देख लेंगे, है ना। कफश प्रमेय किन कारण से साधता? समक्रियत्वाद, है ना। कफश से प्रधानत्वाद, कफश से प्रधानत्वाद और दोष दूसरी समस्थान तत्व। देख लो एक बार पेज पलटा के देख लो। कफश प्रमेय की साध्य साध्यता में समान गुण मेधा स्थानकत्वाद, गुण मेधा और कफ के समान गुण होने के कारण, कफ प्रधानत्वाद कफ की प्रधानता के कारण और समक्रियत्वाद समक्रिय होने के कारण। ठीक है, इन तीन गुणों के कारण ये कैसा होता है? साध्य होता है। अब ये याप्य क्यों होता है? संश्लिष्ट दोषा मेधा स्थानत्वाद, यहाँ पे मेद और दोष मतलब पित्त, पित्त और मेदा क्या है? दोष। तो दोष दोष में क्या होता है? संश्लिष्ट भाव रहता है, एकदम समान नहीं रहता, मिला जुला रहता है। स्थानत्वाद और विरुद्ध उपक्रमत्वाद, विरुद्ध उपक्रम के कारण कैसा होता है? क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे उपक्रम एक दूसरे के विरोधी रहता है। अगर पित्त की चिकित्सा करेंगे तो मेद बढ़ जाएगा, मेद की करेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा। इस कारण से ये कैसा होता है? क्या होता है? क्या बोले? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? अब आप देखिएगा चिकित्सा स्थान में कहाँ लिखा है मुझे याद नहीं है, है ना। बाकी मधुरम वाला तो यहाँ पे 3 जगह आया हुआ है, आप चिकित्सा स्थान में एक बार देख लेंगे। क्या समझ में नहीं आया जरा बता दो तो मैं आपको समझा दूं। मधुर वाला पिक्षु वाली का और शीत में यहाँ आया लास्ट कब का। अभी कब समझा के तो आगे ना, कब क्यों नहीं समझ में आया? 3-4 बार तो मैंने आपको क्लास में समझा दिया है। कब? समान गुण मेधा स्थानकत्वाद, कफ प्रधानता होने के कारण, समक्रियत्वाद समक्रिय होने के कारण। समक्रिय का मतलब क्या होता है? जो कफ की चिकित्सा है वही मेद की चिकित्सा, इस कारण से वो साध्य होता है। अब समझ आ गया? यहाँ पे संश्लिष्ट दोष होने के कारण और विरुद्ध उपक्रम होने के कारण कैसा होता है? याप होता है। अब 6 प्रकार के हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लें विमर्श में। पित्तज प्रमेय याप होता है क्योंकि कफ और पित्त के संयोग से यह होता है। कफ का स्थान आमाशय और कफ मिश्रित पित्त का स्थान भी आमाशय और मेद का स्थान बपावय शूद्रस है। अब ये ना पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर से ही जाएगा तो इतना ही काफी है। संश्लिष्ट दोषा पढ़ लो और विरुद्ध उपक्रम पढ़ लो, बाकी की चीजें हमको नहीं पढ़ना। यहाँ पित्तज समूह के भेद जानने के लिए श्लोक है। तो सबसे पहले आता है क्षार में, दूसरा काल, तीसरा पढ़ेंगे नील और चौथा पढ़ेंगे हम रक्त में। ठीक है, काल में क्षार में क्या होता है? गंध वर्ण रस स्पर्श यथा क्षारस तथा विधम। यहाँ पे क्षार में 4 चीजों को समान बताया है कि पित्त के कोट के कारण क्षार में ही मनुष्य गंध रंग रूप और स्पर्श में जैसा क्षार होता है वैसा मूत्र त्याग करता है। कोड बना सकते हैं हम यहाँ पर गव रस। क्या कोड बन गया? गव रस। गंध वर्ण रस और स्पर्श, है ना। गंध वर्ण रस और स्पर्श में क्षार जैसा मूत्र त्याग करता है वो क्षार में ही कहलाता है। समझ में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा क्या होता है? काल में। काल मसी मतलब क्या होता है? स्याही। नीली स्याही नहीं है यहाँ पे, स्याही कैसी है? काली। काली स्याही, कोड बना लो काली स्याही। तो मसी वर्ण के समान क्या है? स्याही है ना। मसी मतलब होता है स्याही, कैसे है? काले कलर की। तो जो पित्त के कोट के कारण अंदर स्याही की तरह काला और उष्ण मूत्र त्याग करता है, तो मसी वर्णम अक्षरम मूत्र उष्ण कलर। स्याही को हम थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है? स्याही जम जाती है तो गर्म करते हैं ना, तो मसी मतलब स्याही को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया तो पेन आराम से चलने लगता है। तो पित्त के कोट के कारण स्याही की तरह काला भी और उष्ण कलर का मूत्र त्याग कर रहा है, वो काल में कहलाता है। नील में देखते हैं चाश पक्षी। चाश पक्षी किसको बोलते हैं? नीलकंठ। पहले आप चाश पक्षी का पर्याय लिखना नीलकंठ, तो याद ही हो जाएगा कि नील में आया। चाश पक्षी के समान मूत्र का क्या करता है? क्या कहलाता है? क्या बोल रहे हैं? संश्लिष्ट मतलब होता है, हाँ, गंध और वर्ण रक्त पित्त। संश्लिष्ट का मतलब होता है एक दोष में दूसरा दोष मिल जाए। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास वायु 80% दूषित है या 80 ml वायु है हमारे पास और उसमें 20 ml पित्त मिल जाए तो हम बोलेंगे बाद में पित्त का संसर्ग हो गया है। क्या बोलेंगे? बाद में पित्त का संसर्ग हो गया है। दूसरा, हमारे पास वायु 50% है, ये 50% है तो क्या बोलेंगे? वात और पित्त दूषित है। यहाँ पर संसर्ग नहीं बोलेंगे। संसर्ग का मीनिंग होता है कोई एक तो विदोष ज्यादा मात्रा में दूषित है, दूसरा उसमें थोड़ा सा भी आगे मिल जाए उसको हम संश्लिष्ट बोलते हैं, है ना। ये होता है संश्लिष्ट का मीनिंग। नील में समझ में आ गया? अब आता है रक्त में। तो विश्रम लवणम उष्णम च रक्तम मेहति यूनरः। हेमेचुरिया जिसको बोलते हैं, मूत्र के साथ ब्लड आना। तो विश्रम मूत्र में विश्र गंधि, विश्र मतलब होता है आम गंधि। और आपको पता है आचार्य बागभट्ट ने रक्त में कौन कौन से 2 रस बताए हैं? एक मधुर होता है और एक लवण रस होता है। तो मधुर और लवण रस होता है। रक्त वाले में रक्त का एक रस आ गया है लवण, और विश्र गंधि। रक्त कैसा होता है? गर्म होता है। विश्रम लवणम उष्णम रक्तम मेहति यूनरः। ठीक है, मंजिष्ठा में नाम में दिया हुआ है, मंजिष्ठा के समान तो कुछ याद ही नहीं करना, बस एक और याद करना है विश्र। तो पित्त वाले में 2 जगह विश्र आया है, एक तो रक्त में और एक आया है मंजिष्ठा में। विश्र मतलब आमगंधी मूत्र का त्याग करता है। बाकी मंजिष्ठा में तो मंजिष्ठा रह गई। ठीक है, हरिद्रा में हरिद्रा के समान कुछ याद ही नहीं करना, बस कटु याद करना है। हल्दी के जल के साथ पीला और कटु लगती है। हल्दी कैसी होती है? थोड़ी सी कड़वी लगती है ना। तिक्त, तिक्त मतलब होता है कड़वा, कटु मतलब होता है हल्दी को छोटे छोटे पीस में काट कर खाते हैं, तो कटु रस याद कर लेना। कटु लगती है, हल्दी के जैसा कटु रस वाला मूत्र त्याग करता है। ये हमारा 6 हो गया पित्त वाला। और 4 पढ़ते हैं बात वाले, फिर नाम से क्वेश्चन पूछो। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वातज प्रमेय की संप्राप्ति यहाँ पे चारों साथ में दे दिए हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं लास्ट में दिया हुआ है, इधर नहीं दिया हुआ। वातज प्रमेय की साध्य साधता श्लोक नंबर आ जाइए 38। वातज प्रमेय जो है महातिक्वाद और विरुद्ध उपक्रमत्वाद के कारण असाध्य होता है। देखो, विरुद्ध उपक्रम के कारण पित्तज प्रमेय यापति होता है। तो पित्तज प्रमेय अब से रिवीजन करो। कफज प्रमेय समान मेद और स्थानिकत्वाद, कफ प्रधानत्वाद, समक्रियत्वाद के कारण साध्य है। पित्तज प्रमेय यापति क्यों है? संश्लिष्ट दोष के कारण और दूसरा विरुद्ध उपक्रम के कारण।
वादित प्रमेय असाध्य क्यों है? महातिक्वाद होने के कारण। तो विरुद्ध उपक्रम, यहाँ पर ही विरुद्ध उपक्रम है, ठीक है। महातिक्वाद का मीनिंग आपको मैंने अभी बताया था कि इसमें धातु का इतनी तेजी से होता है उसकी पूर्ति करना पॉसिबल नहीं होता, इस कारण से ये असाध्य रहता है। महाविनाशकारी होने से, दोष और दूसरे की परस्पर विरुद्ध चिकित्सा वाले होने से 4 वादित प्रमेयों को वैध लोग असाध्य मानते हैं। वसा, मज्जा, हस्ती और मधुमेह। पहले तो आपको नाम ही याद होना चाहिए, तो अभी एक फ्लो चार्ट आने वाला है, मैं आपको वहां से नाम याद करा दूंगी। सबसे पहले देखते हैं वसा में। इसमें हमको कुछ याद ही नहीं करना है। वसा में वसा मिश्रित क्या करता है? बस मुहुर मेहती यूं नरा याद कर लेना। मुहुर मेहती यूं नरा बार बार मूत्र क्या करता है? ये 3 जगह आया है, अभी लास्ट में कोड बनाओ। मज्जा में मज्जा के साथ करता है मुहुर मेहती यूं नरा। तो शुक्र में मज्जा और वसा मिश्रित है। हमने कोड बनाया, शुक्र में क्या क्या चीजें हैं? मज्जा भी है और वसा भी है। तो 2 चीजें हमको याद, 3 चीजें याद हो जाएगी। शुक्र में, मज्जा में और वसा में, इन तीनों में मुहुर मेहती यूं नरा आया हुआ है। हस्ती में बहुत आराम से याद हो जाएगा। इसमें हस्ती मत वाले हाथी के समान मूत्र त्याग करता है। हस्ती में नाम असाध्यम। वैसे तो इसको स्पेशली मधुमेह को असाध्य बोला है, लेकिन सभी के सभी चारों, इसमें ये भी असाध्य है, मतलब वाक्य के जो चारों टाइप है वो चारों के चारों असाध्य है। वाक्य को कहने लगातार मत वाले हाथी की तरह है ना। हस्ती मत एवाश्रम मूत्रम शरति योग, बहुत ज्यादा मात्रा में मत वाले हाथी के समान त्यागता है तो हस्ती में कहलाता है। और मधुमेह का तो श्लोक याद करना पूछा जाता है, कषाय मधुरम पांडु रुक्षम मेहती योनरा, इसका श्लोक ये मधुमेह का प्रमेय पूरा 20 टाइप का होता है। मधुमेह उसमें से वातज प्रमेय का एक टाइप है मधुमेह। और अगर किसी भी प्रमेय की चिकित्सा नहीं की जाए लास्ट में वो मधुमेह में परिवर्तित हो जाता है। इसमें मूत्र का कैसा रहता है? रस, कषाय और मधु। पहला रस, सबसे लास्ट रस। पांडु, रुक्षम, मेहती योनरा, ये भी कैसे होते हैं? असाध्य। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा याद करा देती हूँ आपको। कफ वाले 10 याद नहीं करना है, पित्त वाले याद कर लेते हैं और वात वाले। तो सबसे पहले मैं आपको वात वाले याद करा देती हूँ। यहाँ पे चरक, सुश्रुत और बागभट, तीनों का माधव का भी देख लेंगे। यहाँ पे ये चरक है, सुश्रुत है, बागभट और माधव। ठीक है, तो वसा, मज्जा, हस्ती, मधुमेह। तो घृत, तेल, वसा, मज्जा, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 चीजें आप पढ़ते हो ना। घृत, तेल, वसा, मज्जा पढ़ते हो तो चतुर्विध स्नेह का नाम याद कर लो। चतुर्विध स्नेह में 2 नाम आ गए, कौन कौन से? एक वसा आ गया और एक मज्जा आ गया, वसा और मज्जा। और मधुमेह तो सबको याद रहता है कि वातज वाला मधुमेह तो है ही, बस एक याद करना है आपको हस्ती में, है ना। कैसे याद रहेगा? बा से वातज, बा से वसा शुरू कर देना। और आपको पता है चतुर्विध स्नेह में से 2 है, वसा और मज्जा, तो साथ में पढ़ते हैं। मधुमेह, हस्ती, अकेला आपको याद करना। सुश्रुत ने क्या किया है? वसा की जगह वसा, मज्जा की जगह चतुर्विध स्नेह में से रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? चतुर्विध स्नेह में से मज्जा है यहाँ पे, उन्होंने मज्जा नाम बोल के क्या कर दिया है? सर्पी कर दिया है। तो याद रहेगा, सुश्रुत ने सा से सर्पी ही बता दिया ना। और हस्ती की जगह हस्ती, मधु का एक नाम बता दिया शौद्र, मधु को शौद्र नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। वसा, मज्जा, हस्ती, मधुमेह। वसा इनका सर्पी हो जाएगा, बाकी मधु की जगह शौद्र बता दिया। बागभट ने क्या किया है? वसा, मज्जा, हस्ती, मधुमेह सेम टू सेम चरक को फॉलो किया है। और माधव अधिकतर सुश्रुत को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चरक को फॉलो किया है। ओनली सुश्रुत का अलग है, बाकी चरक, बागभट, माधव का सेम है। अब आता है पित्त प्रमेय, 6 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे हमारा जो एमपीपीएससी 2022 में एग्जाम हुआ था उसने सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया था, निम्न में से ये कौन से प्रमेय का प्रकार है। तो कभी कभी तो सुपरफिशियली पूछ लेगा, निम्न में से मंजिष्ठा का पूछा था, ये पित्त प्रमेय का है ना। तो जितनी भी कलर वाली चीजें हैं, क्योंकि आपको पता है पित्त का एक प्रकार होता है रंजक पित्त, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये बॉडी को कलर कराने के लिए। जितनी भी कलर वाली चीजें हैं वो पित्त प्रमेय में, क्षार के जैसा, काले कलर का, नीले कलर का, लोहित कलर का, मतलब रक्त कलर का, मंजिष्ठा के कलर का और हरिद्रा के कलर का, सारे कलर वाले कहाँ पर है? पित्त में। मधु, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मधु बड़े मजे से हंसती है, वेरी गुड, है ना, बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। मधु बड़े मजे से हंसती है, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सारे कलर वाले हो जाएंगे। अब सुश्रुत ने क्या किया है? काल मेह को हटा दिया है, इसकी जगह उन्होंने कौन सा बोल दिया है? अम्ल मेह बोला है। काल को नाम बता के उन्होंने अम्ल मेह कर दिया है। तो याद रहेगा, सुश्रुत ने खट्टी चीजों को डाल दिया। चरक कैसे है? चरक का कलर पूरा डाउन है, चरक काले कलर के, तो याद चलो चरक काले हैं, चरक का काले है, इनका अम्ल है। बाकी ये सब इसको फॉलो करे हैं, चरक को ही फॉलो करे हैं माधव और बागभट, है ना। बाकी सेम है। लोहित का नाम रक्त हो गया, तो रक्त ही लोहित का ही पर्याय होता है, ऐसा कुछ अलग से उन्होंने नहीं बताया, बस एक का ही रिप्लेसमेंट किया है। काल की जगह सुश्रुत ने अम्ल बता दिया। देखो अभी तक ओनली सुश्रुत का ही रिप्लेसमेंट चल चुका है, बागभट और माधव सेम चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक टास्क है याद करने का, क्या है? सा, सु, शी, ला, सु, पी, पे, पिल। इधर से नहीं बनेगा, मैं अलग से लिखूं। चरक का क्या है? सा, सु, शी, ला। सुश्रुत का सु, पी, पिल। और बागभट का क्या है? सु, पी, शी, ला। सुपर वैशाली, अच्छा हाँ बिल्कुल, पित्त का भी आप याद कर सकते हैं। अभी कोड मत बनाइए वैसे, क्योंकि अधिकतर कोड भूल जाते हैं ना, ऐसे याद कर सकते हैं आपको बगल कोड के सारे कलर वाले। ठीक है, तो देखो इन्होंने साफ और सांद्र में का रिप्लेसमेंट नहीं किया है, सांद्र प्रसाद का रिप्लेसमेंट किया। रिप्लेसमेंट एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इनका चरक का सांद्र प्रसाद में की जगह है, सुश्रुत का क्या है? सु से सुरा में है। ठीक है, चरक के शुक्ल में की जगह है, सुश्रुत का पिष्ट में है। चरक के शीत में की जगह है, सुश्रुत का क्या है? फैन में। यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है, तो यहाँ पर आप लिख लो, शीत में की जगह है, फैन में है। ला से लाला में की जगह है, इनका क्या है? लवड़ में। ला से अलाल में ना लाला में करके ही याद कर लो तो याद रहेगा। लाला में की जगह लवड़ में। याद हो गया? सासु, शीला, सुपी। फिर बागभट ने शुरुआत का सुश्रुत का कॉपी कर लिया और बाद का चरक का कॉपी कर लिया। ठीक है, बागभट का तो वही हो जाएगा, इनका लिखा है सुरा में, पिष्ट में और लास्ट में शीला, शीत में है और लाला में, तो चरक के जैसा ही है। ये चीज आपको समझ आ गई? इतना क्लियर हुआ? रिप्लेसमेंट बता दीजिए, फिर हमारा पूरा अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल आपको पूर्व रूप और पढ़ाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था जो मैंने भी गलत किया था एग्जाम में, तो आपको अच्छे से याद करा दूंगी ना। ठीक है।
ठीक है, सभी को समझ आ गया? ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, फटाफट रिवाइज करते चलिए और मुझे बताइएगा ना आप सबको याद हुआ कि नहीं हुआ। यस्य सहन्ते मूत्रम किंचित किंचित प्रसादति, कौन सा प्रमेय है? मंदम मंदम वेगम युक्तम कृच्छ पूर्वम, कौन सा है? मूर्तान मूत्र गतान दोषान, कौन सा है? मसी वर्ण के समान, चाश पक्षी के समान, रक्त में ठंडा होता है कि गर्म होता है? अत्यंत मधुरम शीतम कहाँ कहाँ आया? अत्यंत मधुरम शीतम के साथ अगर ईशत पिछलम आ जाए तो कहाँ पर आया? शुक्ल पृष्ठ निभम कहाँ पर है? मुहुर में हति यो नरह, ये टर्म कहाँ कहाँ पर आया? भले टाइप ना कर पाओ लेकिन सुनते चलो। अगर गंध वर्ण रस और स्पर्श में क्षार के समान मूत्र त्याग कर रहा है तो कौन सा है? तंतु के समान कौन सा है? हरिद्रा में जो है उसका रस कैसा होता है? मत वाले हाथी के समान अगर त्याग रहा है? कषाय मधुरम पांडु रूक्षम में हति यो नरह, किसका श्लोक है? अब तो सारे नाम में दिए हुए हैं, मंजिष्ठा के समान है, बसा के समान है, मज्जा के समान है, ये तो सभी सेम। अच्छा बहु शीतम शीतम निर्गंधम कहाँ पर है? वेरी गुड, ना बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, शुक्र मज्जा और बसा। ठीक है ना, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे कितना परसेंट आपसे बन पा रहा है? परसेंट लिख के बता दो कितना परसेंट याद हो गया है। पढ़ते टाइम लगता है कि नहीं याद नहीं हो रहा, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले आपने पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पूछ लिए और लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद आप पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन क्लास शुरू होने वाली रहती है तब भी आप पढ़ते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो 4 बार आपका अभी रिवीजन हो गया, फिर आप टेस्ट दोगे तो बन ही जाता है। वेरी गुड, 100%, 90%, 80% ना, बहुत अच्छा। हाँ, भस्म में का वर्णन भिलने नहीं, भस्म में का उन्होंने वर्णन किया, किसकी जगह बताया नहीं बताया, ऐसा कहीं नहीं बोला उन्होंने, इतना बोला कि भस्म में का वर्णन भिलने किया है और तथ्य खटिका का। आगे मैं आपको कल लिखाऊंगी, बहुत से बच्चे लैब की क्लास देते हैं ना, कल लिखा दूँ। अलग को क्या करना है, जो अगला टेस्ट होगा हमारा 11 से लेकर 20 तक का, अगले संडे को होगा, तो आप डेली करके एक चैप्टर पढ़ते रहो, है ना। जब आपका संडे आएगा तो 11 से लेकर 20 तक का आपका तैयार हो जाएगा। जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके हिसाब से पढ़ो, और जो हो गया है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, आपको पता है कि नहीं पता? कहाँ मिलेगा? टेस्ट पर क्लिक करेंगे, ऊपर दिखेगा आपको ओवरव्यू लाइव क्लासेस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे दिख जाएगा, है ना, वहाँ पे कंटेंट है, वहाँ से। हमारा पूर्व रूप वाला पोर्शन बच गया था, प्रमेय के पूर्व रूप, उसकी चिकित्सा सूत्र और उपमा, ठीक है। लास्ट का 47 नंबर का श्लोक वहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना, यहाँ से हमने पढ़ लिया था इतना। तो क्या होता है प्रमेय का पूर्व, चिकित्सा स्थान में भी आप सेम पढ़ोगे, निदान पढ़ोगे, उसका पूर्व भी पढ़ोगे चिकित्सा स्थान में, वहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वहाँ का श्लोक आप याद करते हो। स्वेदो अंगगंधा चिलांगता शय्यासन स्वप्न सुखे रति हृदय नेत्र जिह्वा श्रवण उपदेवो खनांगता केश नखति वृद्धि, इस टाइप से आएगा वो चिकित्सा स्थान में पढ़ना। जितना इंपॉर्टेंट निदान का है उतना ही चिकित्सा का भी है। तो जटिली भावम केसेषु, केश कैसे हो जाते हैं उसके बहुत ज्यादा उलझे हुए रहते हैं, जटिल रहते हैं। जटिल का मतलब होता है जटा बन जाती है। तो देखिए थोड़ा सा कोड बनाकर हम साथ में पढ़ते चलेंगे। प्रमेय का व्यक्ति कैसा होता है? बहुत मोटा होता है, उसमें कफ और मेद की अधिकता रहती है, इसमें कफ और मेद की अधिकता रहेगी तो स्निग्धता ज्यादा रहेगी, तो कफ क्या करेगा? बालों में आके फंस जाएगा और बालों को चिपचिपा जटा जैसा बना देता है। तो याद रहेगा जटिली भावा केसेषु। और मुख का स्वाद कैसा रहेगा? कफ की प्रधानता रहती है तो माधुर्यम आसी, मुख मीठा रहेगा। कर पादयो सुप्तता दाहो, है ना, इसके हाथ पैर में क्या रहती है? सुप्तता रहती है और जलन रहता है। जैसे ओपीडी में पेशेंट हमारे पास आता है, बोलता है कि बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो और हाथ पैर के तलवों में थोड़ी सी जलन भी होती है, तो हमारा दिमाग कहाँ चलता है? कहीं इसको डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि बार बार क्या होता है? यूरिनेशन होता है और हाथ पैर के तलवों में जलन भी होती है। सुप्तता के साथ दाह भी याद रखना, कर पादियो सुप्तता दाहो। मुख तालु कंठ शोषम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख तालु और कंठ प्रदेश में क्या हो रहा है? शोष हो रहा है। तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया हमने पढ़ा है, तो पॉलीडिप्सिया याद रख लो, कंठ में क्या होता है? शोष, सूख रहा है। तो कंठ के साथ साथ क्या हो जाएगा? आपका मुख तालु भी हो जाएगा, पूरा एक ही रीजन होता है, ठीक। पिपासा लगेगी, आलस रहेगा, मलम होता है, पूरे शरीर में ऐसा रहता है कि मल ही मल लगा हुआ है, मल से व्याप्त रहता है। काय छिद्रेषु उपदेहम, ये आपको कुष्ठ के पूर्व रूप में भी जाकर देखने को मिलेगा। काय छिद्रेषु उपदेहम दोनों जगह आया हुआ है, आगे जाके भी पढ़ाऊंगी, है ना। तो काय छिद्रेषु उपदेहम मतलब शरीर के जितने भी बहिर्मल शोधक है सभी में मल कैसा रहता है? व्याप्त रहता है। ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, शरीर में मलों की अधिकता, शरीर के छिद्रों में मलों का अधिक लिप्त होना, परिदाहम जलन होना, सुप्तताचा अंगेषु, ये क्वेश्चन आया था इसमें यूपीएससी 2020 में जो एग्जाम हुआ था, सुप्तताचा अंगेषु। और एक और चीज है दाहा सुप्तांगता, वो आता है कुष्ठ के पूर्व रूप में, लिख लो दाहा सुप्तांगता, दाहा सुप्तांगता कुष्ठ का पूर्व रूप है और यहाँ से सुप्तता च अंगेषु। इतना ज्यादा माइनर था, मैं आपको 8 साल से पढ़ा रही हूँ, 10 साल से, तब भी मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, उसमें था वो ये था दाहा सुप्तांगता था, क्या सुप्तता था, ये वाला था शायद। उसमें था निम्न में से किसका पूर्व रूप है? कुष्ठ का है, प्रमेय का है, दोनों का है, कोई का नहीं है, है ना। इतना सा माइनर सा क्वेश्चन आपको एक नंबर पीछे कर देता है। तो एक कोड बना लो, हमने तो कोड बना दिया। खुदा बोलते हैं ना, खुदा भगवान को बोला जाता है ना। अब अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम हो जाता है, हिंदू उसको क्या बोलते हैं? भगवान, मुस्लिम क्या बोलते हैं? खुदा बोलते हैं। तो खुदा को खुदा ना बोल के अपन यहाँ बोल सकते हैं खुदा भी बोल सकते हैं, है ना। खा की जगह का कर दिया, अन्यथा नहीं लेना, बस एक ट्रिक है ना। तो खा की जगह हमने का कर दिया तो तू से हो जाएगा कुष्ठ, खुदा से हो जाएगा दाहा सुप्तांगता, तो करके हमको याद हो जाएगा, ठीक है। याद हो गया कि नहीं हो गया? अच्छे से कर लेना भाई, है ना। षड पद पिपीलिका, शरीर पर चींटियां लग जाती होंगी, क्यों? क्योंकि भैया यूरिन कैसा होता है? मीठा आ रहा है और शरीर भी मीठा हो जाता है, और शरीर पर लगती है, मूत्र में भी लगती है, मूत्र चाह मूत्र दोषा विषम, शरीर में गंध कैसी होता है? विषम गंधों की नींद, उसको 15 उसको बहुत आई। तो सारे के सारे पूर्व रूप आपको याद हो गए होंगे, मुझे लगता है। जटिली भावा, मुख मीठा रहेगा, हाथ पैर में सुप्तता होगी, जलन होगा, सुप्तता चांगे सुदाह सुप्तांगता, खुदा करके मैंने याद कराया, बाकी दूसरा वाला क्रम में रहेगा। मुख तालु कंठ सूखेगा, सारे जो छिद्र है मल से व्याप्त रहेंगे, शरीर पर और मूत्र में पीलिकाएं चलेंगी। इतना क्लियर है? आगे बढ़ चले। अगला आता है उपद्रव। तो प्रमेय के उपद्रव कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे हमने रक्त पित्त के 11 उपद्रव पढ़े थे ना, दौर्बल्य आजा, और यहाँ पर भी दौर्बल्य आजा सेम रहेगा। अब मुझे जरा बता दो, दौर्बल्य आजा उसके बाद हमने क्या कोड बनाया था? पांडे जी को, सलमान खान पांडे जी थे ना एक मूवी में,
पांडे जी के गले में क्या हो गया था, दो चीजें हो गई थी, काश और श्वास हो गया था, है ना। पांडे जी को गले में काश और श्वास हो गया, जिससे दो और चीजें हो गई थी, शोफ और शोष हो गया था। तो पांडे मतलब पांडु, काश श्वास, शोफ और शोष, जिससे उनकी आवाज बदल गई। इतना याद है। चलिए तो वही पांडे जी को फिर से याद कर लीजिए, मतलब रक्तपित्त में हमने जो पढ़ा था वही के वही 11 उपद्रव यहाँ पर भी है ना। यहाँ पे 11 उपद्रव है, तो हमारा एक कोड वही बनेगा, दौर्बल्य आजा। दौर्बल्य आजा का डिकोडिंग हमने क्या किया था, दौर्बल्य से दौर्बल्य, आ से अतिसार, आ से अरुचि, ठीक है, जा से ज्वर और एक आ से हो जाएगा अविपाक। ठीक है, दौर्बल्य आजा वही का वही है। अब हमको याद करना है एक अलग से कोड, लिख लीजिए कोड को, टीडी ये हो गया। फिर हम लिखेंगे तृष्णा दाह, इतना लिखा, इसको हमने टीडी बना दिया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11, 4 और याद करना है, तो उसका भी एक कोड है, वो भी आप लिख लो। बुद्धिमांस पीड़िका अलजी विद्रथी, बुद्धिमांस पीड़िका अलजी और विद्रथी, इसका एक कोड बनाऊंगी मैं, है ना। तो देखो डायबिटीज में क्या होता है, अगर व्यक्ति को कोई घाव हो जाता है, हाँ, अगर किसी को घाव बहुत देरी से करता है, ऐसा पांडु के रोगी में होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो पांडे सॉरी डायबिटीज के रोगी में, कमी के रोगी में घाव अगर होता है तो भरता नहीं है। हमने इतना तो याद कर लिया, दौर्बल्य आजा और टीडी, तृष्णा और दाह। अब उसकी जो पीड़िका हुई वो धीरे धीरे वो पकने लगती है, पकने के बाद वो कैसा बन जाती है, एकदम बहुत ज्यादा व्यापृत विद्रथी को धारण कर लेती है। तो पीड़िका पकने के बाद मतलब सड़ जाती है, बुद्धिमांस और ज्यादा बढ़ गया, विद्रथी हो गया। तो एक अलजी याद करना, अलजी कैसे याद, अलजी है, अलजी कैसे याद करोगे, ऐसे याद रख सकते हो। देखो मेदो मांस प्रदोषण विकार होता है अलजी, तो मेदो मांस सिमिलर गुणधर्म का होता है, तो प्रमेय में मेदो का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, मांस का भी तो रहता है ना। तो आप ऐसे याद कर लेना कि मेदो मांस एक जैसा है, मांस प्रदोषण विकार यहाँ पर आ गया है। तो जल्दी से मुझे 11 के 11 उपद्रव के नाम बता दो। दौर्बल्य आजा, टीडी मतलब तृष्णा और दाह, फिर क्या हुई थी, पीड़िका हुई थी छोटी सी, वो धीरे धीरे पकने लगी तो बुद्धिमांस हो गया, और ज्यादा बढ़ गई तो विद्रथी हो गया, और इसमें क्या है, एक मांस प्रदोषण विकार अलजी का नाम भी आया है। क्योंकि मैं ऐसा याद आपको इसलिए करा रही हूँ, निम्न में से कौन सा नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो तब क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर पाओ। प्रमेह रोग में उपमा आई है, नीर द्रुम विवांडेजा, नीर द्रुम पक्षी के अंडे की उपमा किस व्याधि में आई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बता दिया करो। मैंने आपसे पूछा याद हुआ कि नहीं, या तो बता दिया करो ना, ताकि मुझे थोड़ा लगे, इंटरेक्शन हो कि भाई आपको समझ में आ रहा है। इस विषय में श्लोक है, जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले वाले वृक्ष पर आता है, उसी प्रकार प्रमेह रोग भोजन में लोभ करने वाले, स्नान और भ्रमण नहीं करने वाले उचित पुरुष को शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो वृद्धन अभ्यंग आहार, जो अभ्यंग आहार मतलब क्या है, भोजन में लोभ कर रहा है, ठीक, स्नान नहीं कर रहा है, संक्रमण नहीं कर रहा है, इन सभी से द्वेष रखता है, उनको प्रमेह जल्दी होता है, उनको भी होता है। और किस किसको होता है, जो मंद उत्साह वाले हैं, बहुत मोटे हैं, बहुत स्निग्ध, बहुत खाना खाते हैं, उनको भी क्या होता है, प्रमेह बहुत जल्दी आ जाता है, क्षिप्रम आदाय बहुत। किनको प्रमेह नहीं होता है, यस्तु आहारम शरीर धातु साम्य कराना, जो व्यक्ति ऐसा आहार लेता है जो हमारे शरीर की धातु को साम्य करने वाला होता है ना, धातु की शरीर की धातु को साम्य करने वाला आहार जो लेता है उसको प्रमेह नहीं होता। सुखस्म अशुद्ध पूर्वक को आरोग्य को भुगता है। जो मनुष्य शारीरिक धातु को साम्य करने वाले आहार, नाना प्रकार की अन्य चेष्टाओं का सेवन करता है, उसको आरोग्य मिलता है। तो ये हमारा प्रमेह चैप्टर कंप्लीट हुआ। कुछ शुरू कर देते हैं थोड़ा सा, फिर 27 पर आ जाएंगे। कुष्ठ निदान 5वां, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ज्वर, फिर रक्तपित्त, फिर गुल्म, उसके बाद प्रमेह, फिर आ गया हमारा 5वें नंबर पर कुष्ठ, फिर आएगा शोष, उन्माद और फिर अपस्मार। चिकित्सा वाला श्लोक रह गया, हाँ ये तो रही गया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है चिकित्सा वाला। संशोधन उपशमन चिकित्सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप आगे पांडु की चिकित्सा में पढ़ोगे, वहां पे थोड़ा सा अलग रहेगा, बस याद रखना। मैं आपसे पूछूंगी संक्षिप्त में चिकित्सा सूत्र, तत्व साध्यान प्रमेहान, जो साध्य प्रमेह होते हैं उनमें हम दो तरीके से चिकित्सा करते हैं, एक संशोधन और एक उपशमनी चिकित्सा। संशोधन उपशमनों के द्वारा यहाँ पर चिकित्सा करेंगे। अब जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ोगे वहां पे चिकित्सा सूत्र पढ़ोगे, स्थूला प्रमेह ही बलवानी क्या का परिदुर्बल संशोधनम, गलत बोल दिए, हमको याद नहीं आ रहा, काय संशोधनम दोष बलाधिकस्य ऐसे करके आता है, ठीक है। अब देखना संग्रहण तत्वगतस्य कायम संशोधनम दोष बलाधिकस्य, वो चिकित्सा स्थान में। तो कुष्ठ निदान 5 शुरू करने से पहले 4-5 चीजें आती हैं, लिख लो। ये भी अभी एआईए पीजीटी 2023 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, सप्त को गण किसके लिए आता है, क्रमी रोग के लिए, लिखा हुआ है वो दिख रहा है ना आपको, सप्त को गण क्रमी के लिए आता है, सप्त को अयम शोध के लिए आता है, सप्त धातवा, सप्त धातवा सप्त को धातु करके कुछ आएगा, उसमें धातु वर्ड रहेगा, धातु आता है विसर्ग के लिए, और सप्त को बलम आता है राजलक्ष्मा के लिए, सप्त बलम या सप्त को बलम, थोड़ा सा टर्म आगे पीछे हो सकता है, सप्त या सप्त को हो सकता है, लेकिन पीछे वाला सभी में सही है ना, बलम इसके लिए आता है राजलक्ष्मा। तो पीछे पीछे वाले टर्म अच्छे से याद कर लो, आगे वाला सप्त या सप्त को हो सकता है, ठीक है। एक बार और याद करा दूं, गण कैसे होते, छोटे छोटे गण मतलब जीव जंतु, हम लोग गण कहलाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कीड़े मकोड़े के जैसे होते हैं, तो गण में क्रमी आ गया। अयम, अयम मतलब क्या है, रोग है, तो अयम शोध है। और सप्त धातु, विसर्ग में 7 धातु की दृष्टि होती है, तो विसर्ग में सप्त धातु आ गया। और बल, राजलक्ष्मा बल का क्षय होता है, यहाँ पे सप्त को बलम है। हाँ, सप्त को द्रव संग्रह अभी पढ़ने वाले हैं कुष्ठ में, वेरी गुड, अभी आने वाला है। सप्त को द्रव संग्रह लिख लो, शायद वो चिकित्सा स्थान में आएगा, या यहाँ पर देख लेंगे, सप्त को द्रव्य संग्रह, ये कुष्ठ में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सप्त द्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृति विकृति मापनानि भवन्ति, है ना, जो कुष्ठ होता है उसमें 7 द्रव्यों की दृष्टि होती है। 7 द्रव्य कौन कौन से होते हैं भाई, ये 7 द्रव्य जो है 3 दोष इसमें आते हैं। 3 दोष कौन से, वात पित्त और कफ, 3 दोष और 4 दोष से रहते हैं। 4 दोष कौन से रहते हैं, त्वक मांस शोणित और लसिका। इसका हम एक कोड बनाकर याद करेंगे, तुलाराम। तुलाराम को कुष्ठ हो गया था, ये हमने क्रम क्यों बनाया, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कुष्ठ में दूषित होने का क्रम क्या है। इसमें दूषित होने का क्रम किसने बताया है, आचार्य सुश्रुत ने दूषित होने का क्रम बताया। क्या होता है, ताप और त्वक, उसके बाद होती है लाफ और लसिका, उसके बाद राफ और रक्त, उसके बाद माप और हो जाएगा मांस। तुलाराम से हमने याद करा, ठीक है, ओके। सप्त को ग्रह, हाँ संग्रह हो गया था, ठीक है।
कितना क्लियर हो गया? 3 दोष 4 दूष। आपसे कितना क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ में कितने दूष हैं, 7 लगाना है, ऐसा नहीं लगाना कि 3 दोष है 4 दोष है। वो सप्त को दूसरे नाम से ही आता है, क्योंकि धातु भले ही दूसरे दोष भी दूषित भी होते हैं, दोष भले ही दोष है लेकिन वो दूसरे में भी इंक्लूड रहते हैं। तो सप्त दूषित ही आपका आंसर जाएगा। 4 नहीं लगाना, बार-बार बोल रही हूं। भले ही 3 दोष 4 दूष है लेकिन वो तो आता यहाँ से है, सप्त दूष होते हैं। वो सबसे ज्यादा दूष किसमें होते हैं प्रमेय में? इतने कितने होते हैं? 10 दूष होते हैं। इसमें त्रिदोष को इंक्लूड नहीं किया है ना, इसमें त्रिदोष को इंक्लूड करने के बाद है, इसमें विदाउट इंक्लूड करने के बाद है, उसका आंसर 10 जाता है लेकिन इसका 7 जाता है। ये चीज आपको समझ आ गया? क्लियर हो गया? और कोई डाउट तो नहीं है कि मैडम यहाँ पर आपने 7 बताया, यहाँ 10 13 हो जाएंगे ना, 3 दोष को इंक्लूड करेंगे। अब जैसा लिखा वैसा आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई माइंड नहीं पड़ता, जो बुक में है वही हमको पढ़ना पड़ेगा ना, अपने मन से 3 इंक्लूड नहीं करना है। एतत् सप्तानाम सप्त धातु के, हाँ अब ये वाला चीज आप अच्छे से याद रखना। आपको लगे कि मैडम ने बोला है सप्त को धातुवा या सप्त धातुवा विसर्ग में है तो पुष्ट में धातु आएगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आया है एतत् सप्तानाम सप्त धातुकम मेव अंगम समाधानम पुष्टानाम। इतना कर्म पुष्ट के लिए आया, भले इसमें सप्त धातु करके आया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर्म है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर्म है। ये कर्म सुश्रुत और चरक के अलग अलग क्रम। क्रम, चरक ने कोई क्रम नहीं बोला, उन्होंने एक श्लोक बोल दिया है, वहां पे क्रम नहीं बोला। सुश्रुत ने कोई क्रम बोला, चरक ने नहीं। सुश्रुत ने बोला क्रमशः ये और इसके बाद ये वाली धातु दूषित होती वो सुश्रुतता है। चरक ने कोई क्रम नहीं बताया, ठीक है, वहां पे क्रम करके नहीं है। तो कमांड रखना चाहे प्रकार के होता है, 7 धातुओं का समूह 7 पुष्पों का उत्पादक होता है, फिर 7 पुष्प उत्पन्न करने तो इन कारणों से उत्पन्न हुए और फैलते हुए को संकोचन में पीड़ित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोई चीज लिखी हुई है, कुछ तो विसर्ग में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा जाता है। कुछ जो है अविसर्पणशील है, फैलता नहीं है, लेकिन विसर्ग का नाम ही है विसर्पण। विसर्ग मतलब होता है फैलना, विसर्पणशील है। इसमें रक्त प्रधान नहीं होता दोष, इसमें लेकिन जो दोष है रक्त की प्रधानता होती है। इसमें दोष तो होते सभी लेकिन रक्त को प्रधान करके नहीं है, इसमें रक्त की प्रायोरिटी रहती है। वेदना इसमें अल्प होती है या नहीं भी होती, लेकिन विसर्ग याद कर लो, कोड बना के, सर्प जब काटेगा तो वेदना बहुत ज्यादा होगी ना, तो प्रबल वेदना इसमें मिलती है। सप्त द्रव्यों की दृष्टि आवश्यक है, लेकिन विसर्ग में ऐसा नहीं, कोई 2-4 चीजें भी दूषित हो जाए तब विसर्ग उत्पन्न हो सकता है। तो सप्त द्रव्यों की दृष्टि इसमें आवश्यक नहीं है। इसमें सप्त द्रव्य सातों के सातों दूषित हो तभी वो पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पे एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी चिरकारी होता है, क्रोनिक होता है, वो कैसा होता है, विसर्ग एक्यूट होता है। तुलाराम से हमने एक कोड बनाया था, सुश्रुत जी ने निदान स्थान में बोला है यथाकुशलम त्वची काल क्रमेण धातुन व्यापूति। क्रमेण जो टर्म है वो ओनली सुश्रुत, इसलिए मैंने आपको पहले लिखा दिया क्या है। सबसे पहले त्वचा, लसिका, रक्त और मांस, जिसकी ट्रिक हम बना के आ चुके थे तुलाराम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं, तो क्रमेण त्रिदोषज होता है, तो सभी कुष्ठ त्रिदोषज हैं। फिर आप बोलोगे फिर इनका वातक पित्त कफज कपाल उदर मंडल के आधार पर नामकरण क्यों किया? सारी जो डिसीज है सामान्य होती है, उनमें सारे दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बस उनका वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग बर्डन इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उसमें कुछ दोष की प्रधानता होती है। कुछ तो सारे त्रिदोषज होते हैं, बस एकाध दोष जो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ रहता है उसके आधार पर उसका हम नामकरण करते हैं। ठीक है, तो किंचित अस्ति कुष्ठ एकम दोषम प्रकोण निमित्तम अस्ति तो खलु समान प्रकृति नापि उसका दोष दो अंशांश विकल्प। अंशांश कल्पना वहां पर की जाती है, किसमें कौन से दोष का अनुबंध है ना, उसके आधार पर ही उसमें वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव है ना, वो चिकित्सा की जाती है। देखिए दोष के प्रकोपित होने से कोई भी कुछ उत्पन्न नहीं होता, समान दोष दूसरी प्रकृति वाले कुछ में भी दोषों की अंशांश विकल्प अनुबंध स्थान के अनुसार वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव नाम चिकित्सा वजह से भेद होता है। जो मैंने अभी हिंदी में समझाया आपको याद इतना रखना है, केवल एक पॉइंट याद रखना है, सारे कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। सारा श्लोक हम क्यों पढ़ते हैं? अगर मैं आपको पॉइंट पॉइंट पढ़ा दूंगी तो आपको याद कैसे रहेगा, है ना? आपको पूरी कहानी बतानी पड़ती है, फिर आपको बताना पड़ता है, आपको इसका हीरो का नाम बस याद रखना है तो समझ में आएगा ना। हीरो बता देंगे तो कहानी नहीं बताएंगे तो याद नहीं रहता। इसमें एक ही चीज आपको याद रखना है। कुष्ठ के भेद कितने होते हैं? तो कुष्ठ के सप्तविध भेद भी होते हैं। पहला सप्तविध मतलब जो महाकुष्ठ होते हैं हमारे, कपाल, उदर मंडल, सिंहकुंडी, कांकड़क, अष्टादश मतलब जो हम 11 पढ़ेंगे ना, चिकित्सा स्थान में यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे तो 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ होते हैं, है ना। और क्षुद्र कुष्ठ इनको मिला के तो 11 + 7 प्रकार से 18 भी हो जाता है। तो आपका आंसर क्या लगेगा? कुष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? 7 भी होते हैं, 18 भी होते हैं, 11 भी होते हैं और असंख्य भी होते हैं। ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपके हैं, है ना। कितना है? 7 है, 11 है, 18 है और लास्ट में कितना होता है? असंख्य भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ओनली महाकुष्ठ के बारे में वर्णन पढ़ेंगे। क्षुद्र कुष्ठ का वर्णन आचार्य चरक ने निदान स्थान में नहीं किया, वो कहाँ किया है? चिकित्सा स्थान में किया है। सप्त पुष्पों में दोषों का संबंध क्या होता है? तो एक फ्लो चार्ट बना लो, फ्लो चार्ट नहीं मतलब एक क्या बना लो, टेबल बना लो, उसमें से आपको याद हो जाएगा। अभी कुष्ठ कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन पूछूंगी, कुष्ठ में बहुत सारे लक्षण हमको याद करना है। निदान तो ठीक है, चिकित्सा स्थान में भी आपको बहुत सारे कुष्ठ के लक्षण याद करना है, कपाल के बहुत सारे हैं, मंडल के बहुत सारे हैं, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो एक कोड बना लेंगे, कम कम इसको बुलाया हमने, ऋतिक रोशन को बुलाया, कम ऋतिक और ऐश्वर्या राय को बुलाया। ऐश्वर्या राय को क्या बोलते हैं? ऐश बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म। तो कम ऋतिक एस, कम ऋतिक एस पीओ और बोल दिए को पीलो थोड़ा सा, कम ऋतिक एस पीओ को 1 2 3 4 5 6 7। कम के फॉर कपाल, ए फॉर औदुंबर, एम फॉर मंडल, ऋतिक ऋतिक लिख दिया, ऋतिक ऋष्य जिभ, एस फॉर हो जाएगा सिद्म, पीओ से हो जाएगा पुंडरीक और कोक से हो जाएगा कांकड़क। क्योंकि एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि कौन से कुष्ठ में कौन सा दोष है, ठीक तो बाद में पूछता है। ऐसे ही एकादश कुष्ठ की भी हम ट्रिक बनाएंगे, सब कुछ याद रखें। कम ऋतिक एस पीओ कोक, ठीक है। अब यहाँ पर वात, इधर पित्त, इधर कफ। फिर जब भी हम वात पित्त कफ का जोड़ा बनाते हैं तो वात पित्त, इसमें वात कफ, इसमें पित्त कफ और लास्ट में क्या होता है? त्रिदोष है। सन्निपात लिख देना, है ना। त्रिदोष सन्निपात एक ही चीज होता है लेकिन भूल जाता है। तो वात पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ सबसे ज्यादा ऋषि जिभ का पूछा है, वात पित्त दोष वाला याद हो गया? सभी को अच्छे से याद हो गया? एक बार मुझे बता दो, है ना। कांकड़क में ओनली कफ नहीं है, त्रिदोषज है, वो आप एकादश कुष्ठ में सबसे लास्ट में पढ़ते हो। कीट चर्म दल पर विशेष तत्ववाद चर्चा करते रहे, विचर्चिका उसमें कफ है लास्ट, है ना। एकादश में आता है, इधर नहीं आता, ठीक है।
असाध्वी है, काकड़क जो है असाध्वी होता है, ठीक है, तो याद हो गया। अब बस फटाफट पढ़ लेते हैं। ये बात आदिशु त्रिशु कुपिता त्वगादि प्रदूषण कपाल कुष्ठ पित्ते उदुम्बर श्लेष्मा मंडल बात पित्त पित्त श्लेष्मा कुंडली श्लेष्मा, अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ दो, है ना, हमने वहां पर याद कर लिया। अब रिप्लेसमेंट की बात आती है। आचार्य सुश्रुत ने किसकी जगह किसको माना है, तो मंडल की जगह उन्होंने क्या बोल दिया है, कपाल, है ना। सुश्रुत ने मंडल नहीं माना है, की जगह उन्होंने क्या बोल दिया, अरुण माना, कपाल नहीं, सॉरी, अरुण माना है। मंडल की जगह अरुण माना है और कपाल तो माना ही है। एक का रिप्लेसमेंट है, मतलब एक को नहीं माना और एक का रिप्लेसमेंट। आपको बात समझ आ रही नहीं आ रही, इसमें से ही पढ़ लेते हैं। देखो सुश्रुत ने क्या किया है, मंडल को नहीं माना, है ना, और क्या माना इसकी जगह, इसकी जगह नहीं, इसको हटा दो, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर ही लिख दो ना, अरुण। अब पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, मंडल को नहीं माना है, अरुण को माना है और सिद्ध को ना मान के दद्दू माना है ना। अभी दोष मत याद करना, दोष याद ही नहीं करना क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सुश्रुत ने अरुण में बात माना है और वहां पे उन्होंने जो कपाल बोला है ना, वहां पे पित्त माना है, वो भी मैं आपको अभी बता दूं, ठीक है। और यहाँ पे याद कर लो सिद्ध, सिद्ध की जगह आप लिख लो सिद्धू। हमने सिद्धू लिखा, पहले कौन से आचार्य आते हैं, पहले कौन से आचार्य आते हैं, चरक, फिर आते हैं सुश्रुत। पहले कौन सा कुष्ठ आता है, महाकुष्ठ, फिर कौन सा आता है, क्षुद्रकुष्ठ, ऐसे ही आता है ना। तो इतना कुछ याद ही नहीं करना, तो आप इतना याद करो, पहले चरक फिर सुश्रुत। चरक ने सिद्ध को क्या माना है, महाकुष्ठ माना है और दद्रु को क्या माना है, क्षुद्रकुष्ठ माना है। अब इसका उल्टा कर दो भाई, क्या कर दोगे, सुश्रुत ने सिद्ध को क्षुद्रकुष्ठ मान लिया और दद्रु को क्या मान लिया, महाकुष्ठ। जब दो चीजें हों, दोनों अपोजिट हों, हमको याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे, केवल एक को याद करेंगे। सिद्धू याद कर लो, पहले चरक फिर सुश्रुत, चरक का सिद्ध महाकुष्ठ, इसका दद्रु क्षुद्रकुष्ठ हो जाएगा। बस क्लियर है, एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा क्या हो गया, मंडल को नहीं माना, अरुण को मान दिया, इतना, लेकिन दोष बिल्कुल अलग हो जाता है। अभी मैं दोष की बात बिल्कुल, लेकिन करना पड़ेगा, है ना, कर लो। चलो दोष की बात कर लेते हैं। आचार्य सुश्रुत की, महाकुष्ठ की ओनली, है ना, चरक का याद किया है तो सुश्रुत का याद करना बनता है। सुश्रुत का आप इतना याद कर लो, सात में से जो अरुण है वो बात है और डीपी काला, डीपी काला, हमने ऐसी डीपी बनाई जो हम बहुत काले दिख रहे थे, तो हमने ऐसी डीपी बना ली। काला मतलब होता है कफज, कौन कौन सा, डी फॉर दद्रु, पी फॉर कुंडली। दद्रु और कुंडली कैसे होते हैं, कफज होते हैं। बाकी के बचे चार, कौन कौन सा, उदुम्बर, कपाल, काकड़क और ऋषजिम, ये कैसे होते हैं, पित्तज। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, दिखाना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि आपका दिमाग में फिट हो गया ना कि कपाल उदुम्बर मंडल। कपाल में जो है आचार्य चरक का कपाल में वात है, लेकिन आचार्य सुश्रुत का कपाल में कौन सा दोष है, आचार्य सुश्रुत का कपाल में पित्त दोष है। आपको इतना याद हो गया, बाकी का कुछ नहीं याद करना है, बाकी का सब अलग अलग याद कर लेना, ठीक है, क्लियर है। कभी भी दोष आपको याद करना हो रोग के, तो चरक सुश्रुत का अगर डिफरेंट है तो कंपैरिजन में याद मत करो, वो खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में। कैसे याद करोगे, चरक का अलग याद कर लो, सुश्रुत का अलग याद कर लो। सुश्रुत का पूछेगा ओनली सुश्रुत की ट्रिक है, अरुण में बात है, डीपी काला, बाकी सारे पित्त के। तो दो महाकुष्ठ, मतलब महाकुष्ठ दो आचार्यों के अकॉर्डिंग हमने याद कर लिया। जब मैं आपको क्षुद्रकुष्ठ पढ़ाऊंगी तो वहां पे सुश्रुत का भी याद कराऊंगी, फिर जब सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो वहां पे चरक का और याद करेंगे, तो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सभी कुष्ठों के संक्षेप में निदान देखते हैं किन कारणों से होता है। तो वही विरुद्ध उपक्रम करने से, स्त्री पुष्ण का व्यत्यास सेवन करने से, या बहुत सारा विरुद्ध आहार खा लेने से, संतर्पण अपतर्पण आदि का अच्छे से प्रयोग ना करना, है ना, परिहार का पालन ना करना, चिलचे मछली को खा लेना, ये विरोधी प्रकार के आहार है। सर की क्लास होगी दर्पण अपतर्पण का, चिलचे मछली को शीत दधी तक, दूध से बने तक, और भय श्रम संताप आदि से उपहत होने के बाद सहसा शीतोदक से नहा लेना या शीतल जल में तैरना। फिर स्नेहाश्चति चलता, बहुत ज्यादा स्नेहपान, छर्दी चा प्रतिघ्नता, छर्दी का वेग धारण कर लेने से, स्नेह का अधिक प्रयोग करने से तीनों दोष युगपत रूप में प्रकोपित हो जाते हैं। अब देखो, धूप में तपने के बाद दूध पी लेने से कौन सा रोग होता है, रक्तपित्त होता है ना। तप लेने के बाद दूध पीने से रक्तपित्त, और भय श्रम संताप मतलब वही है, संताप आदि को सहन करने के बाद ठंडे पानी से स्नान कर लेने से, स्नान करने से पूरी बॉडी में क्या होता है, जल लगता है, तो पूरी बॉडी में कुछ हो जाता है। ऐसे याद करने का तरीका है। तो नवोदक अति मात्रा में पीने से कौन सा रोग होता है, मुझे जल्दी से बताओ। नया नया पानी अधिक मात्रा में पी लेने से कौन सा रोग होता है, स्नेह पूर्वो वमन विरेचन पिबती, स्नेह पान न कराने के बाद वमन, वेरी गुड, गुल्म होता है, कमी नहीं होता है। स्नेह पूर्व वमन विरेचन, नवोदक वाला कमी नहीं है, गुल्म है, बताए थे, नया नया पानी है, पी लोगे सेडिमेंटेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गांठ बन जाएगा, जो कि गुल्म है, ठीक है। चलिए, स्नेहाश्चति चलता, वही दूध के साथ चिलचे मछली खा लेना, तीव्र धूप अधिक सेवन करने वाले, भय परिश्रम, संतप्त सहसा शीतल जल में गोता लगाना, वेदक आहार, वमन किए, वमन किए बिना विदाही अन्न को भोजन करा लेना, वमन के वेग रोकने वाले, वमन का वेग धारण करने से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, स्नेह का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले, स्नेह का अधिक मात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रोग में पत्ती का क्रम पढ़ोगे, वहां पे क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो वहां पे, हबी प्रसाद, काव्यशास्त्री प्रसाद है, हबी प्रसाद मतलब जो हवन सामग्री है, उसका सेवन करने से कौन से दो रोग हुए थे, एक हुआ था प्रमेह, एक हुआ था कुष्ठ। तो स्नेह क्या एक प्रकार का हवन में आहुति देने वाला आइटम है ना, उसको हम हबी बोलते हैं, है ना, एक मटेरियल है। तो यहाँ पर स्नेह भी क्या है, स्नेह का हम आहुति देते हैं ना, तो वो हबी हो गया, तो कुष्ठ उसी से हुआ है। अब आता है कुष्ठ के पूर्व रूप, क्या होता है, अस्वेदनम, अति स्वेदनम, पारुष्यम, अति श्लक्ष्णता, कभी तो पसीना बिल्कुल ना आना, कभी बहुत ज्यादा आना। और एक और सेम श्लोक आता है, किसके लिए आता है, पसीना आना या बिल्कुल ना आना, वात रक्त का पूर्व रूप है। स्वेदो अत्यर्थम नावा काश्यम, लिख लो, स्वेदो अत्यर्थम, स्वेदो अत्यर्थम नावा कार्श्यम, नावा कार्श्यम, ऐसे करके श्लोक आता है, स्वेदो अत्यर्थम नावा कार्श्यम, किसका पूर्व रूप है, ये वात रक्त का है। और यहाँ पर क्या है, पारुष्यम है, वहाँ पे कार्श्यम था, यहाँ पे आपको एकदम अति स्वयं थोड़ा बहुत आगे पीछे करके याद कर लेना भाई, कोड बना के, यहाँ पे पारुष्यता है, वहाँ पे कार्श्यम है। अति श्लक्ष्णता, सुप्तता परिदाह, आप बोलोगे मैडम यहाँ तो है नहीं, सुप्तता दाह सुप्तांगता, वो कहीं चिकित्सा स्थान में आएगा, सुप्तता दाहो
कहाँ पर सुप्तता चा अंगेषु अभी अभी हमने पढ़ा उदाह सुप्तांगता उच्च के स्थान में आएगा प्रमेय के पूर्व रूप में यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पे सुप्ता परिदाह परिहर्ष लोम हर्षा करके आया हुआ है ना, सुप्तता रहेगा परिदाह रहेगा, परिदाह तो हमने अभी प्रमेय में पढ़ किया है। ठीक है, परिहर्ष लोम हर्ष लोमटे खड़े हो जाना, लोम हर्ष यहाँ पर भी है, एक उन्माद के पेशेंट को भी लोम हर्ष मिलेगा। ठीक है, खरत्व हाँ शवतु विसर्पागमनम आभीषणम, क्या लिखा शवतु विसर्पागमनम आभीषणम काय छिद्रे शुभदेहम, इसका भी पूर्व रूप है और प्रमेय में भी हमने पढ़ा था। पक तो दग्ध दष्ट भग्न छत उत्कल अति मात्रा, मतलब उसके जो भी घाव है बहुत ज्यादा पक जाते हैं, जल जाते हैं, भग्न छत उत्कल कहीं भी गिर पड़ जाता है तो अति मात्रा में वेदना होती है। और व्रणानाम दृष्टि संहरोरम, ये वाली जो दो चीजें हैं ये हमको प्रमेय से कंफ्यूज करती हैं। क्या प्रमेय से कंफ्यूज करती हैं? थोड़ा सा हिंदी पढ़ो, पसीने का ना आना या बहुत आना, जिस स्थान पर कुछ उत्पन्न हुआ है वहां पे कर्कश अत्यंत, अभी बहुत ज्यादा जिससे हिंदी लिखिए ना पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो। किसी चीज से कटने पर, अंगों के टूट जाने पर, कहीं चोट लगी थी, गिर जाने पर अधिक रूप में वेदना होना, कहीं भी हमको चोट लगी है, कहीं भी हम गिर गए हैं, हमको घाव लग गया है तो उसमें वेदना बहुत ज्यादा होगी, वो प्रमेय के पेशेंट में नहीं है, वो कहाँ है? कुष्ठ के पेशेंट में है। और छोटे भी कोई व्रण हो उसका दुष्ट हो जाना, क्योंकि हम डायबिटीज में पढ़ते हैं कि घाव भरते नहीं, उसमें इंफेक्शन होता रहता है, वो डायबिटीज में नहीं आया, प्रमेय में नहीं आया, वो कहाँ आया है? कुष्ठ में आया। ये वाला क्वेश्चन अक्सर गलत होने के चांस 99.999% गलत हो जाता है। आपको ये लगता है कि व्रणानाम दृष्टि संहरोरम व्रण दूषित हो जाते हैं, रोहन देरी से होता है, तो कहीं प्रमेय का तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कुष्ठ का पूर्व रूप है, दो चीजें क्वेश्चन आपको याद नहीं, क्लास में मैंने 4 बार रिपीट कर दिया, आपको वैसे याद हो गया। ठीक है, और बार बार विसर्ग रोग का होना, बार बार विसर्ग रोग का होना, वही विसर्पागमनम करने का रूप है। अब कल से हम इसका डिटेल पढ़ेंगे कपाल उदुम्बर मंडल, कल से हम इसका डिटेल पढ़ेंगे कपाल उदुम्बर मंडल के लक्षण क्या है ना। अब हम 27 चैप्टर निकाल लेते हैं, कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा याद हो गया कि नहीं हुआ है? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? बोल तो नहीं हो रहे हो? किया था इतनी गंभीर रूप से बोल रहे हो, नहीं हो रहे हैं बोल, आपकी भावना को मैं समझ रही हूँ, है ना। जो लिखा है, जिस तरीके से लिखा है उससे हमको समझ आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, पारावत हो गया था, गंभारी से पढ़ेंगे। आती है वो कैसी लगती है खाने में, है ना, लेकिन वायु को बहुत बढ़ाने वाली होती है। तो कषाय मधुरम तंदम वातलम गुरु शीतलम, इतना याद करो कि दोष कौन सा होता है बस। वातल होती है और हैवी भी होती है, दोनों चीजें पॉसिबल कैसा है? अगर लघु होगी तो वायु को बढ़ाएगी, ऐसा नहीं होता। कोई रस है जो कोई भी चीज द्रव्य से काम करेगा, कोई रस से काम करेगा, ऐसे करता है ना, तो कोई गुण से काम करेगा। तो ये वातल है और शीतल है। ठंडी होती है नाशपाती, गर्मी के दिनों में आती ठंडी ठंडी आप खा सकते हैं, ठंडी होती है लेकिन वायु को बढ़ाने वाली होती है ना। नाशपाती का पर्याय पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन बन गया, नाशपाती को दंत बोलते हैं और ये वायु को बढ़ाती है। अब हम पढ़ते हैं कपित्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपित्थम आमम कंठगनम विषगनम ग्राही वातलम। कपित्थ दो तरीके का होता है, एक कच्चा वाला, अच्छा लिख दिया, एक कच्चा वाला और एक पक्का वाला, पका वाला, है ना। तो ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे? कच्चा पक्का बिल भी पढ़ेंगे, उसमें उल्टा होगा वो आएगा तो मैं बताऊंगी। तो कच्चा वाला कपित्थ अच्छा नहीं होता हमारे लिए, खराब होता है। अगर आप कच्चा कपित्थ खाओगे बहुत कतेला होता है, हमारे गले को खराब कर देता है ना। तो कच्चा वाला जो कपित्थ आमम का मतलब है कच्चा वाला कपित्थ, कंठ को खराब करने वाला, कंठग्न है लेकिन बाकी की चीजें को अच्छा कर रहा है, विषग्न होता है, अच्छा भी है, विष को हर रहा है लेकिन कंठ को भी खराब करता है। और ग्राही होता है वायु को बढ़ाने वाला, क्योंकि कसेला होता है तो ग्राही होगा और वायु को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, फिर हम दूसरा वाला परिपक्व पढ़ते हैं। तो परिपक्व क्या होता है? मधुर अम्ल कषाय होने से, सुगंधित होने से, पका कपित्थ, रुचिवर्धक दोषों को नष्ट करने वाला, विष का नाश करने वाला ग्राही। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे मधुर अम्ल कषाय होने के कारण कुछ नहीं याद करना, दोषग्न विषग्न ग्राही और कैसा होता है? गुरु होता है। तो सेम टू सेम याद कर लो, विषग्न विषग्न दोनों है, ग्राही ग्राही दोनों है, लेकिन ऊपर वाला जो कच्चा वाला है वायु को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन नीचे वाला जो पका है हैवी होता है। बस एक चीज याद करना है, कच्चा वाला कंठ को खराब करेगा, पका वाला अच्छा होगा जो दोषों को नष्ट करता है। पके हुए बिल्व का फल आ गया। तब यहाँ पे हमने याद किया कच्चा कपित्थ कैसा था? खराब था, और पका वाला कैसा था? अच्छा था। अब बिल्व के संदर्भ में उल्टा याद कर लो, बिल्व जो है कच्चा वाला अच्छा है, पका वाला खराब है। तो जब भी आप बिल्व के पेड़ के पास जाओगे तो कौन सा वाला तोड़ के लेके आओगे? कच्चा वाला तोड़ के लेके आओगे, है ना, वो अच्छा होता है। तो याद हो जाएगा, बिल्वम तू दुर्जरम पक्वम दोषलम पूति मारुता, पचने में कठिन होता है ना, दुर्जर पचने में कठिन होता है, दोषों को बढ़ाने वाला होता है और दुर्गंधित रहता है, वायु को बढ़ाने वाला, अपान वायु को निकालने वाला होता है। और जो कच्चा वाला होता है वो तीक्ष्ण उष्ण तीक्ष्ण होता है, दीपन होता है, तो कफ वायु को करने वाला, वात कफ को नष्ट करने वाला होता है। बात समझ में आ गई? अकेला जो मैंने टर्म बोला ना कच्चा पक्का वाला याद कर लो, आपका काम चल जाएगा, इतना ज्यादा डीप याद करने की जरूरत नहीं। ये वायु को बढ़ाता है लेकिन वो वायु के साथ साथ सबको भी करने वाला होता है। कच्चा वाला आम देखते हैं, पका वाला, अधपका वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त पित्तकरम बालम आपूर्णम पित्तवर्धनम पक्वम मात जयित वायु मानसुक प्रबलकता। अभी आम का मौसम आएगा तो कच्चा वाला आप आम खाओगे तो आम को पीड़ा होगी, क्योंकि आम के क्या है वो बच्चे हैं, मेरे एक छोटे से बच्चे को इन्होंने तोड़ लिया, ऐसा बोलेगा ना आम हमको, क्या बोलेगा कि मेरे बाल आम को इन्होंने तोड़ लिया, तो उसको क्या होती है बेचारे आम के पेड़ को पीड़ा होगी। तो पी फॉर पित्त, आर फॉर हो जाएगा रक्त, आम के पेड़ को पीड़ा हुई तो बाल आम रक्त पित्त को बढ़ाने वाला होता है। अपान वायु को निकालने का मतलब अनुलोमन नहीं, अनुलोमन का प्रकोप नहीं होता, अपान वायु को निकालने वाला होता है। ठीक है, दोषों दुर्गंध के साथ अपान वायु को निकालना नहीं। पक्वम दोषणम पूति मारुतम, मारुत का मतलब तो ये होता है, मारुतम जितना मतलब हरना होता है, मारुत मतलब तो बढ़ाने वाला होता है ना, जितना मतलब हरने वाला तब मतलब बढ़ाने वाला, दुर्गंध के साथ निकालता है ना ये वायु, वही है वायु को निकालता, लेकिन पूति मारुत दुर्गंध के साथ निकालता है, वही अनुलोमन कराता है दुर्गंधित वायु का। ठीक है, फिर आता है अपूर्ण, अपूर्ण मतलब होता है यंग एज, यंग स्टेज, आम की जो युवावस्था होती है, तो आपको पता है ना युवावस्था में पित्त का वर्धन होता है, तो युवावस्था। अपूर्ण मतलब होता है अध पका, आधा पका आम, जिसको हम आम की युवावस्था बोल सकते हैं, पित्त को बढ़ाता है और आम पक जाता है। सारे लोग क्या करते हैं? पके हुए आम खाते हैं, क्योंकि सभी को पता है पके हुए आम मीठे रहते हैं, वायु को हरेगा और हमारे शरीर के मांस को बढ़ाएगा, तो मांस शुक्र बल प्रदा पक्को मात्रम जयित वायु। आप खा के देखना, आम का जब सीजन आता है ना 2-3 महीने, हमारे भोपाल में गवर्नमेंट क्वार्टर में इतने आम लगे, क्योंकि हमारे पर्सनल आम खा के 2-3 महीने में वजन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो मांस को बढ़ाने वाले होते हैं।
रियल प्रैक्टिकल बात बता रही, 3 से 4 किलो आम के सीजन में हमारा वजन बढ़ जाता है, वो वजन बढ़ाने वाला रहता है, मान शुक्र बल पदा ना, पका हुआ आम वायु को भरने वाला। ठीक है, अब आता है जामुन। तो कषाय मधुर जामुन कैसी होती है? तो जामुन में बहुत सारी लगी है आसपास, बहुत ज्यादा कसैली होती है। अगर आप जब से 1 आध किलो जामुन खा लोगे, आपके गले से आवाज, जैसे बीच में मेरी क्लास लेते लेते जामुन के समय आवाज बंद हो गई थी एक बार, है ना, वो इसी कारण हुई थी। जामुन कैसी होती है? गले को खराब कर देती है, बहुत ज्यादा कसैली होती है, थोड़ी सी मीठी होती है शुरुआत में, और कॉन्स्टिपेशन कराती है, विस्टम भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इससे हैवी होती है, ठंडी होती है। और कफ पित्तगनम ग्राही, और क्या बोला है? अधिक रूप में बात को बढ़ाने वाली है, मधुर कब्जकारी वीर्य में सीधे कफ पित्तनाशक होती है। ठीक है, बेर वगैरह नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए सिंचिती का फल। सिंचिती का फल मतलब होता है सेब। सिंचिती का फल किसको बोलते हैं? एप्पल को। तंड किसको बोलते हैं? नाशपाती को। सेब के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी लोग सेब को खाते हैं, है ना। करता क्या है, पेशेंट को आप एडवाइस करते हुए भी खाना चाहिए। तो कैसा होता है ये? थोड़ा सा स्वादु मीठा सा होता है, कसेला भी होता है। स्वादु कषाय होता है, ठंडा होता है लेकिन हैवी होता है। आपने देखा सुबह सुबह एप्पल खा लेते थे, आपको भूख नहीं लगती, वो हैवी होता है पचने में, है ना। तो ठंडा तो है, शीतल है, लेकिन हैवी होता है। तंड कैसा होता है जरा बता दो? तंड कैसा होता है? नाशपाती कैसा है? हल्का है कि भारी है? शीतल शीतल तो हमने पढ़ा है, लेकिन आपको ये चीजें भी याद रखना है। कैसा होता है? वो भी हैवी होता है, ये भी हैवी होता है, लेकिन ये भी ठंडा, वो भी ठंडा होता है। ठीक है, अब दशक क्षमम हृदयम बादलम लवली फलम। लवली फल का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, लवली फल कुछ अलग है। ठीक है, ओके, लवली फल के बारे में पढ़ते, इतना श्लोक पूछा गया है। अब दंश क्षमम हृदयम बादलम लवली फलम, वायु को बढ़ाने वाला होता है लवली फल। लिखा होगा, हृदय के लिए हितकर होता है और वायु को बढ़ाने वाला होता है, हृदय के लिए हितकर और वायु के लिए बढ़ाता है। ठीक है, और कदम कदम का कुछ नहीं पढ़ना, लवली फल का खिलाफ पढ़ना है। अगला आता है सिंधु। कफ पित्तगनम कषाय मधुरम विद्यात आमल के सर्वान। आमल की का पूछा गया क्वेश्चन है। सिंदूक जो है कफ पित्त को भरता है, इतना याद करो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। आमल की का याद करना है। विद्यात आमल के सर्वान रसान लवण वर्तन, पंचरसा होता है। त्रिफला में कौन सी तीन चीजें रहती हैं? हरित की वृत्ति आमल की, तीनों के तीनों में लवण रस नहीं होता, है ना। आमल की में भी नहीं होगा, तो रसान लवण वर्जिताम, इसमें लवण रस नहीं पाया जाता। श्लोक आपको अच्छे से याद रहे। क्या करता है? वृक्ष होता है, स्वादु है कषाय, अम्ल कफ पित्त को हरने वाला होता है, कफ और पित्त को हरने वाला। आमल की आपको पता है, क्या पता है? पित्त को तो नष्ट करता है, एक और याद कर लो, कफ को भी नष्ट करता है। अच्छा, जामनगर 2000, हाँ बहेरा पूछा था ना। विहित की तो अभी भी पूछा है, विहित की या फिर गुण करके, बस इतना ही। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं।